प्रिया राठौर आपके लिए एक बार फिर से चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि जीवों में विविधता, और काफ़ी बच्चों को जो है परेशान भी करता है। लेकिन परेशान इसलिए भी करता है क्योंकि आप क्लास 9th में हैं और आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई नहीं जाती, क्योंकि 11th में ये आपको फिर से पढ़ना है और वहाँ पे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें बताई जाती है जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करती है। कोशिश करूंगी, डिटेल लेक्चर आपने देखे होंगे, वहां पे मैंने काफी चीजों को क्लियर किया है। तो यहाँ पे क्योंकि एक वन शॉट है तो बहुत सारी चीजें उतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊं वन शॉट के अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 और क्लास 9th। और आई होप आप अच्छे से जो है लाइक शेयर कर रहे होंगे क्लास 9th के लिए, क्योंकि भाई 10th में भी बायो है और पढ़नी है, साइंस है तो भाई बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। तो आई होप आप लाइक शेयर कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत की। तो ये कह रहा है कि हमने जितने भी जीव पाए जाते हैं इस धरती पर, उन सबको हमने क्लासिफाई कर रखा है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? हमने क्लासेस में बांट रखा है, यानी कि वर्गीकरण कर रखा है, वर्ग में बांट रखा है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, सब बच्चों की उम्र अलग अलग है, सब बच्चों का मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है। तो हमने स्कूल में क्या कर रखा है? क्लासेस बना रखी है कि भाई ये 4th क्लास का बच्चा है, ये 6th क्लास का बच्चा है। ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि भाई हर बच्चे का उम्र अलग है और उस एज या उम्र के हिसाब से उसका जो दिमागी वेटेज है, जो दिमाग है, उस हिसाब से चल रहा है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है हम पहली क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का पढ़ा देंगे, भाई उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको क्लास में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जीवों में भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती है जो कुछ जीवों में तो समान समान होती है लेकिन दूसरे जीवों से भिन्न होती है। जैसे कि अगर आप कंपेयर करेंगे थोड़ा सा कि बिल्ली और शेर बहुत सिमिलर से दिखाई देते हैं, और थोड़ा सा उससे ही सिमिलर अगर हम देखें तो डॉग भी दिखता है, लेकिन थोड़ा अलग है तो उसको थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा है। लेकिन बिल्ली और शेर बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देते हैं, तो हमने उनको एक ग्रुप में रख रखा है जिसको कार्निवोरा कहते हैं, ठीक है, फेलिडी कुल कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे आप। ऐसे ही ह्यूमन से आप देखो बहुत सारे हैं, हम ह्यूमन है जो इंसान है और बंदर है वो भी कुछ सिमिलर से दिखाई देते हैं, मनुष्य। तो हमें भी एक ग्रुप में रख रखा है। आपको जान के खुशी होगी कि हम एक ही समूह या एक ही जैसे ग्रुप बनाए हुए हैं, हमने क्लास बनाई हुई है, तो एक ही क्लास के अंदर रखा हुआ है क्योंकि हम में काफी समानता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये समानता है आपको देखने में समान लगे, मतलब सिर्फ देखने में समान लगे, अंदर की समानताओं को भी देखा जाता है कि शरीर का अंग कैसा है, संरचना कैसी है, काफी चीजें। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास इतने सारे जीव हैं और उनका अध्ययन करने के लिए हमें एक साथ इनका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने आप में अलग अलग हैं। भाई बैक्टीरिया है अपने आप में अलग है, जिराफ है अपने आप में अलग है। तो हमने इनको क्या किया, इनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर इनको क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गीकृत करना पड़ेगा। तो वर्गीकरण किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा आपसे पूछते हैं तो आप क्या परिभाषा लिखोगे यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता, वो कितने एक दूसरे से समान है या वो कितने एक दूसरे से भिन्न है, के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो बिल्कुल इसकी परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। और क्यों कर रखा है, तो मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे जीव है पृथ्वी पर, करीब से करीब 17 से 18 लाख प्रजातियां हमारे पास है। तो अब सबका अध्ययन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीवधारी बहुत विशाल संख्या में है। तो अध्ययन करने के लिए इनके लक्षणों में क्या समानता है, जैसे मैंने आपको अभी बिल्ली, शेर और इंसानों का कुछ एग्जाम्पल दिया, तो इनकी समानता और लक्षणों के आधार पर हमने इनको क्या कर रखा है, छोटे छोटे समूहों में बांट रखा है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो ये उसके कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने आपको समझा दिया है, और लिखा हुआ तो आप देख ही सकते हैं कि हम अगर उनको समूह में बांट देंगे और उनके कुछ लक्षण बता देंगे तो हमें उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए, पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई ऐसे जीव का नाम बताओ जो प्रकाश संश्लेषण करता है, सूरज की रोशनी में जीता है,
किसी से कुछ नहीं मांगता है, हमेशा सबको सब कुछ देता है। ऐसी कोई पहेली सी मैंने बना दी अभी बैठे बैठे खड़े खड़े, तो आपने पहचान लिया होगा कि भाई मैं किसकी बात कर रही हूँ, पौधों की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि पौधों के कुछ लक्षण है जिसके आधार पर हमने उन्हें पौधों की कैटेगरी में बांट दिया है। ऐसे सभी लक्षण जो प्रकाश संश्लेषण करते होंगे, सूरज की रोशनी का उपयोग करते होंगे, हरे कलर के होते होंगे, ये सारे लक्षण वालों को हमने एक पौधों की कैटेगरी में डाल रखा है, पौधों के समूह में डाल रखा है। तो हमारे लिए उनको अध्ययन करना, उनको पढ़ना समझना आसान हो जाता है। बस उसी की वजह से हमने क्या कर रखा है, वर्गीकरण को बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तो उसका आंसर ये रहा। ये क्वेश्चन है भी पीछे एनसीईआरटी में आई थिंक। ठीक है, अब वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ठीक है चलो आप कह रहे हैं कि भाई अध्ययन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो हमने जीवों को वर्गीकृत कर दिया, लेकिन इस वर्गीकरण का आधार क्या बनाए। तो देखो ऐसा नहीं है कि हमें जो दिखता है, जो समानता दिख रही है, बस उसी के आधार पर हम जीवों को एक जैसा मान के उसके अंदर रख देते हैं। उसके कुछ आधार हैं हमारे पास, साइंस ने कुछ उसके क्या बना रखे हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि स्कूल में बच्चों को क्लास में रखने का क्या आधार है कि उनका दिमाग किस स्टेटस पे है, उनकी एज क्या है। ये दो आधार हम यूज करते हैं क्राइटेरिया एडमिशन के लिए या क्लास में रखने के लिए। तो यहाँ पे भी वर्गीकरण के कुछ आधार हैं, जैसे कि पहले हम देखेंगे कि उसकी कोशिका कैसी है। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, वर्गीकरण का आधार क्या है। सब पे क्वेश्चन जैसे जैसे बनते हैं मैं बता रही हूं, वर्गीकरण का आधार क्या है, क्या आधार है भाई। तो सबसे पहला है कि उनकी कोशिका कैसी है। अब कोशिका क्या होती है ये तो आप समझ गए होंगे, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कोशिका को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उनकी कोशिकाएं कैसी हैं इसके आधार पर देखेंगे। दूसरा, जीव की जटिलता कैसी है, अंदर उसके क्या अंग है, पाचन कैसे करता है, खाना कैसे खाता है, सब देखेंगे। पोषण विधि, खाना भाई प्रकाश संश्लेषण कर रहा है या दूसरों का भोजन हड़प रहा है, इसके बारे में। तथा पारिस्थितिकी भूमिका भी देखेंगे कि इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में उसकी क्या भूमिका है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला मेन हमारे पास जो चीज है वो क्या है, कोशिका की जटिलता। अब कोशिका हमने कहा था दो प्रकार की होती है इससे पहले वाले चैप्टर में, अगर वो यूकैरियोट है या वो प्रोकैरियोट है, ये देख लेंगे हम। यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होते हैं, जिन बच्चों ने पहले वाले चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, वन शॉट दे रखा है, उनको तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूं कि ऐसे प्रकार की कोशिका जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जैसे कि गुणसूत्र जिनको भी हम बोलते हैं, वो केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं या एक पर्टिकुलर केंद्रक पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोट कहते हैं, जिनमें केंद्रक या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियस। ऐसी कोशिका जिसमें डीएनए रवड़ता रहता है बिना बंदिशों के, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, डीएनए फ्री है घूमने के लिए, कोशिका के अंदर कहीं भी घूम सकता है, अपनी मर्जी चलाता है, हालांकि ये बीच में ही पड़ा रहता है, लेकिन इसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट। ये बात हमने देखी थी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस भी जीव को हमें समूह में बांटना है वो कैसा है, वो यूकैरियोट है या वो प्रोकैरियोट है। अगर यूकैरियोट होगा तो उसको यूकैरियोट के साथ रखेंगे, प्रोकैरियोट होगा तो उसको प्रोकैरियोट के साथ रखेंगे। ठीक है, दूसरा है जीवों की जटिलता। अब जो जीव हम देख रहे हैं वो एक सेल वाले हैं या बहुत सारी सेल्स के हैं, मल्टी सेल्यूलर है या सिंगल सेल्यूलर है। क्या मतलब कि जो जीव हम देख रहे हैं वो क्या एक ही कोशिका से बना हुआ है, जैसे अमीबा। अमीबा कैसा होता है, सिर्फ एक सेल से बना होता है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है, इसके पास सारा काम इसी का होता है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। लेकिन हमारे पास तो मिलियन सेल है, करोड़ों सेल्स हैं, गिनती नहीं है। अगर हम एक एवरेज लगाएं किसी भी गाय, कुत्ता, इंसानों की, ये सब बहुकोशिकीय है, पौधे भी बहुकोशिकीय, उसमें बहुत सारी करोड़ों सेल्स पाई जाती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर। तो उनको अलग रखेंगे, एक कोशिका वाले को, बहुकोशिका वाले को अलग रखेंगे। तीसरा है हमारे पास पोषण की विधि,
कि अगर पोषण कैसे हो रहा है उसमें, भाई वो खुद से खाना बना रहा है जैसे पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो पौधों की कैटेगरी में रख देंगे। अगर खुद से खाना नहीं बना रहा है तो फिर उनको अलग समूह में रखेंगे। तो हम देखेंगे भाई कि ये कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके सबसे पहले कौन से होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। जैसे पौधे। अब ये अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सिंपल सा, थोड़ा सा हायर क्लासेस में आप और पढ़ेंगे कि कार्बनिक पदार्थ उनको कहते हैं जो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। उनमें कार्बन भी हो, उनमें हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन ये दो चीजें तो होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ कहते हैं उसे। और जिनमें ये दो चीजें नहीं हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है हाइड्रोजन, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, H2O। कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो ऐसे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अच्छा बताओ ऐसा कौन करते हैं, तो पौधे क्या करते हैं, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पानी, जड़ों से पानी लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अब ये क्या यूज कर रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, अकार्बनिक है, और उनसे क्या बना रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, वही जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। तो पौधे यही करते हैं, इन चीजों को यूज करते हैं और कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं। जैसे ग्लूकोज बना लिया, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं पौधे। तो ऐसे पौधे, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। कौन कौन होते हैं ये, उदाहरण क्या लिख सकते हो, पौधे तो हैं ही, एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है, अभी आएगी नीचे। ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी है हमने पहले वाले चैप्टर में भी, जिसको शैवाल भी कहते हैं। शैवाल भी यही करते हैं बच्चों, शैवाल भी क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं। दूसरे विषमपोषी, जैसे हम, जैसे कुत्ता, गाय, आपके सर पे जो जू रहती है ना, खून चूसती है आपका, ये सब क्या है, ये सूर्य से या किसी और चीज से अपना खाना नहीं बना रहे, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है। जैसे हम हमारा खाना पौधों से लेते हैं, गाय अपना खाना पौधों से लेती है, शेर अपना खाना दूसरे एनिमलों से लेता है ना, दूसरे एनिमल को खा के। तो जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी या हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो स्वपोषी होंगे उसको इसमें डाल देंगे, जो विषमपोषी होंगे उसको इसमें डाल देंगे। परपोषी को और क्या कहते हैं, विषमपोषी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक कैटेगरी हो गई। अब उदाहरण, विषमपोषी के बहुत सारे उदाहरण है परपोषी के। पहले होते हैं होलोजोइक, जो क्या करते हैं, ठोस चीजों को खाते हैं। जैसे हम हैं, हम खाना खाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं। कोई दूसरा एनिमल है, कोई जैसे सांप है, चूहे को खा जाता है, शेर है, बकरे को खा जाता है ना, पूरा के पूरा खा जाते हैं। ठोस पदार्थ या किसी जंतु को खाकर अपना क्या करते हैं, भोजन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, जंतु संपोषी यानी कि होलोजोइक। ये जंतुओं को खा रहे हैं। जैसे देखो ये कौन है, इसको पहचानते हो भाई, ये हमने देखी थी, ये क्या है, एक शैवाल है भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी आपको दिख रही है, ये क्लोरेला है, इसको क्लोरेला बोलते हैं। ठीक है, और भी देखो ये सारे एनिमल कुछ ना कुछ, कोई पौधा खा रहा है, कोई किसी जीव को खा रहा है, गाय देखो, कुत्ता देखो। तो अधिकतर इसमें प्रोटोजोआ और अधिकतर जंतु किस में आते हैं, विषमपोषी के अंदर आते हैं। फिर होते हैं मृतोपजीवी, नाम बता रहा है मृत, जो मृत चीजों को खाते हैं, सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। ये कौन होते हैं, जैसे कवक, फंजाई। ठीक है, अभी बात करेंगे सबकी कौन होती है फंजाई, इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि पांच जगत अवधारणा क्या है। पांच जगत अवधारणा क्या है, तो पांच जगत, अब इन्हीं जो हमने आधार पढ़े, खाने के आधार पर, पोषण के आधार पर, जैसे हमने देखा कोशिका के आधार पर, है ना, उनकी संरचना के आधार पर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। ठीक है, कई जगह इसको R. व्हिटेकर भी लिखा हुआ है। एक वे साइंटिस्ट थे, तो इस पे क्वेश्चन दिया जाता है भाई, क्वेश्चन क्या बनता है,
पांच जगत अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी पांच जगत अवधारणा? वीटेकर ने दी थी। कई बार इसको RW वीटेकर भी बोलते हैं, WH वीटेकर भी बोलते हैं, तो ठीक है, वीटेकर याद रखना है आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो याद कर सकते हैं। अब सजीवों में पांच जगत अवधारणा इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या किया, इन सब आधार पे जो भी हमने पढ़े, खाना पीना कोशिका, इन सब के आधार पर पांच जगत में बांटा जीवों को, ठीक है। और वही पांच जगत आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, हम इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं के वर्गीकरण को मानते हैं। तो सबसे पहला पांच जगत अवधारणा क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पांच जगत अवधारणा कैसे बांटी? तो देखो, पांच जगत अवधारणा में क्या किया इन्होंने सबसे पहले देखा कि कोशिका कैसी है। कोशिका कैसी है? अगर कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक, या पहले नहीं की बात कर लेते हैं, केंद्रक नहीं है तो उसको किस में रख दिया? प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोट में रख दिया। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हमें बैक्टीरिया पढ़ने हैं, कवक पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे। इसमें हम कौन सा जगत पढ़ेंगे? मोनेरा जगत पढ़ेंगे। पांच जगत बांटे ना उसने, पांच जगत, तो पहला जगत कौन सा पढ़ेंगे? मोनेरा, ये इसके अंदर पढ़ना है। फिर उन्होंने कहा कि कोशिका कैसी हो सकती है? जो आधार हमने दिए हैं, किन किन आधारों पे हमने बांटा है भाई, उसी आधार पे तो हम बांट रहे हैं। यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट क्या होते हैं? जिनमें केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक तो बहुत सारी चीजों में होता है, तो फिर इनको आगे और बांटना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा चलो कोशिका देख लेते हैं कि कोशिका एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ये टेबल याद कर लेना, बड़ी काम की टेबल है ये। पूरा चैप्टर का एक तरह से आप बोल सकते हो फ्लो है ये, कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि चैप्टर में सब कुछ मिक्स दे रखा है, कुछ पता नहीं चल रहा है किसमें क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब ठीक है, यूकैरियोट के अंदर देखो दो आ गए, एक तो एक कोशिकीय वाले जिसमें सिर्फ क्या होगी? सिंगल सेल होगी, जैसे अमीबा वगैरह है ना, कुछ शैवाल भी है। इसके अंदर किसको रखेंगे हम? प्रोटिस्टा को रख देंगे। तो दूसरा वाला किंगडम क्या है हमारा? जगत कौन सा है? पांच में से पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कौन होंगे? जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो बहुकोशिकीय में हमें क्या पढ़ना है? बहुकोशिकीय में हमें कवक पढ़ने हैं, बहुकोशिकी के अंदर दो कैटेगरी में हमने डाल रखा है जीवों को। ऐसे जीव जिसमें क्या होती है? ऐसे जीव जिसमें पर्णहरित होता है या स्वपोषी है। भाई हम देख लेंगे कि स्वपोषी है या विषमपोषी है। तो स्वपोषी और विषमपोषी। या एक और देख सकते हो जिसमें हरित लवक होता है या नहीं होता, इस आधार पर भी आप देख सकते हो। तो इनमें क्या होगा भाई? ये हरित लवक होता है इसमें, हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? जिसकी वजह से पौधे हरे होते हैं, उसे हरित लवक कहते हैं। उसके अंदर हम क्या देखेंगे? प्लांटी देखेंगे, प्लांटी तीसरा वाला। फिर हमने देखा विषमपोषी जो दूसरों पे जिंदा रहते हैं, दूसरों को खाते हैं। उसमें हमने दो कैटेगरी करनी है, एक तो जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, मृत चीजों को, इसमें हमें क्या पढ़ने हैं? कवक पढ़ने हैं। तो चौथा किंगडम हमारा क्या है भाई? चौथा जगत कवक पढ़ना है। और फिर हमें क्या पढ़ना है? एनिमेलिया। पांचवा जगत हमें क्या पढ़ना है? एनिमेलिया, जो क्या करते हैं? परपोषी होते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। इसी को और एक तरीके से, इससे पहले जब मैंने डिटेल लेक्चर पढ़ाया था तो अलग तरह से बताया था, कोई बात नहीं, वो सब सेम ही है। उसमें मैंने जिसमें कोशिका भित्ति होती है, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उस आधार पे बताया था। तो कैटेगरी कोई भी हो, आएंगे ये पांच ही, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या है, कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा। ये सबसे पुराने जगत वाले हैं, इनमें सबसे निचली कैटेगरी के जीव रखे गए हैं, जो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या लिखनी है? सबसे सिंपल वाले हैं, एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर है, ये एक कोशिका से बने हुए हैं, ठीक है। ये कैसे हैं भाई? ये प्रोकैरियोट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रोकैरियोट है।
ये कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। इसमें कौन आता है पता है आपको? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो हर जगह है, हवा में, जल में, ठीक है, खाने में, सब जगह पे, स्थल पे, सब जगह पे। तो सब जगह पे मिलेंगे ये आपको लवणीय मृदा में, गर्म स्रोतों के अंदर। गर्म स्रोत क्या होते हैं? ऐसा पानी जो नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म रहता है। गर्म पानी में भी रहते हैं, कुछ किसी के शरीर में भी रहते हैं परजीवी के रूप में। आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में चला जाता है, तो वो कैसे रहता है? वो परजीवी के रूप में रहता है। आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसी से खाना लेता है, तो परजीवी के रूप में रहता है, पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं। ये बीमारी फैलाते हैं हमें। ये ऐसे होते हैं बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म, छोटे। आप नेक डाई से इनको नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ये तो बहुत इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा हुआ है, बिल्कुल छोटे। भैया अभी मेरे आसपास करोड़ों बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि बहुत छोटे हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ दिखते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, गोले वाले भी होते हैं, लंबे वाले भी होते हैं, इसमें भी वैरायटी है, ठीक है। ये 1 μm यानी कि माइक्रोन, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोन बोलते हैं। कुछ माइक्रोन लंबे हो सकते हैं, बहुत छोटे, ठीक है। उसके बाद कोशिका गुणसूत्र होते नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होते बच्चों? जो गुणसूत्र है यानी कि डीएनए है, वो संगठित नहीं रहता। संगठित का मतलब केंद्रक में नहीं रहता। इनके पास केंद्रक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ये प्रोकैरियोट है ना, नग्न पड़ा रहता है। नग्न का मतलब खुला, अर्थात केंद्रक का कला का अभाव होता है। केंद्रक कला नहीं है, इसका मतलब केंद्रक नहीं है। प्रोकैरियोट है ये। इनमें कुछ कोशिकांग भी नहीं होते ना। तो इनमें हमने कोशिका पढ़ी थी, 2 प्रकार की पढ़ी थी ना, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो हमने कहा था प्रोकैरियोट में कुछ भी नहीं होता, अंतःप्रद्रवी जालिका भी नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, प्लाज्मिड भी नहीं होता, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, कुछ भी नहीं होता इनके पास। सिर्फ एक सिंगल सेल होती है ऐसी, उसमें डीएनए पड़ा रहता है ऐसा, और गिनी गिनी कुछ चीजें पाई जाती है, जैसे कि राइबोसोम मिल सकता है इसके अंदर 70S प्रकार का, ठीक है। राइबोसोम होता है इसके अंदर। देखो यहाँ पे राइबोसोम नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। राइबोसोम होता है 70S प्रकार का, और कुछ कणिकाएं पाई जाती है ऐसे। और क्या होती है? कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका झिल्ली भी है, कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों मिलेगी। अगर आपको बनाने के लिए बोल दे तो देखो ये रहा, ये है कोशिका भित्ति ऊपर वाली, और अंदर वाली क्या हो जाएगी? कोशिका झिल्ली। ऐसे होते हैं ये अंदर से, बस कुछ नहीं, खाली। ये हो गया इसका डीएनए। गुणसूत्र बोल दो, है ना, यहाँ पे गुणसूत्र लिखा है तो गुणसूत्र बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था गुणसूत्र और डीएनए में क्या फर्क होता है, चैप्टर जब हमने सेल वाला पढ़ा था। तो 70S प्रकार का राइबोसोम है। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, मतलब ये सूर्य या किसी रसायन से अपना खाना भी बना सकते हैं, और विषमपोषी भी होते हैं। जब ये किसी को बीमारी फैलाते हैं तो किसी के अंदर जाके अपना खाना लेते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी हो सकते हैं, ठीक है। मोनेरन्स नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका प्रकृति में। इनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी दिखती है। ये नोस्टॉक का फोटो है, इसका नाम है नोस्टॉक, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन चक्र में भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं नाइट्रोजन चक्र में? देखो पौधे जो होते हैं ना, वो हवा से, वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाते, डायरेक्ट हवा से नहीं ले पाते। हमारी हवा में यानी कि वायु में 98% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी वो नहीं ले पाते। इसके लिए उन्हें क्या करना होता है? नाइट्रोजन को मिट्टी में लाना पड़ता है, तब वो मिट्टी में से जड़ों से अवशोषित कर सकते हैं। अब ये काम करे कौन उनके लिए? तो ये काम करते हैं ये बैक्टीरिया, जिनको हम बोलते हैं सहजीवी बैक्टीरिया या स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया। तो मोनेरा हमें बीमारियां जरूर फैला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, पौधों के लिए फायदेमंद भी है। क्या करते हैं ये? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये हवा में जो नाइट्रोजन है ना, उसको लेके उसको किसी और पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। उसको नाइट्रेट, नाइट्राइड ऐसे परिवर्तित कर लेते हैं और फिर मिट्टी में मिला देते हैं, तो पौधे उसको इजीली मिट्टी से ले लेते हैं।
तो ये नाइट्रोजन चक्र चलाते हैं, या एक और शब्द इसके लिए यूज करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ये मोनेरा। उदाहरण दे सकते हो आप इसमें, मैं दे दूं उदाहरण है इसके, नोस्टॉक, ये नोस्टॉक का ही फोटो है, राइजोबियम, दो उदाहरण बहुत है, ठीक है। ये देखो इनके पास है ना कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है पर्पल कलर की, जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, या लिखा हुआ है हेट्रोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हिंदी में हेट्रोसिस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इसकी वजह से नाइट्रोजन को ले पाते हैं और जमीन में मिला पाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे जगत की। पहला जगत हो गया, 5 जगत है, कौन कौन से 5 जगत, उंगलियों पे नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है, उंगलियों पे नाम याद होने चाहिए, ये टेबल इसीलिए बना दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर कवक आएंगे, फिर प्लांटी आएंगे और फिर एनिमेली आएंगे। 5 जगत हैं टोटल, ठीक है। और कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोनेरा, अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, देखो प्रोटिस्टा में वो आ जाएंगे जो यूकैरियोट होते हैं। अब यूकैरियोट शुरू हो गए, अब इसके बाद जितने भी जगत आ रहे हैं या जगत हैं, ये 5 जगत में किंगडम, ये सारे यूकैरियोट हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो है वो केंद्रक झिल्ली में बंद रहेगा। अब इसमें आते हैं आपके सारे प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स नहीं शैवाल आते हैं, प्लांट्स के लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है, शैवाल आएंगे बच्चों इसके अंदर, एल्गी, ठीक है, एल्गी आएगी इसके अंदर। ये भी एक कोशिकीय होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऐसे ही किया, एक कोशिकीय फिर बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा रखे थे, तो ये सुकेंद्रकी होते हैं। सुकेंद्रकी मतलब यूकैरियोट, सुकेंद्रकी को ही क्या बोलते हैं, यूकैरियोट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सुकेंद्रकी शब्द और यूकैरियोट सेम ही चीज है। इस जगत में सदस्य कैसे हैं, ये भी जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और नम स्थानों पे भी रहते हैं। अधिकांश सदस्य स्वपोषी होते हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ सदस्य परपोषी भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं इसमें जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनमें चलन अंग कशाब होते हैं। अब ये कशाब क्या होता है समझा रही हूं मैं, पक्षमाप भी होते हैं और कूडपाद भी होते हैं, तीनों चीजें समझा रही हूं। कशाब क्या होते हैं, देखो ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे, अच्छा ये वाला डायग्राम बनाती हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, ये क्या है, ये है क्लेमाइडोमोनास, इसका नाम है भाई क्लेमाइडो। ये आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे जो मैंने बनाए ऐसे, ये तो मैंने बहुत छोटे बनाए, इतने लंबे, ऐसे ऐसे लंबे लंबे, इसमें क्या बोल सकते हो, चोटी जैसी संरचनाएं होती है, इनको कहते हैं कशाब, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फ्लैजिला, फ्लैजिला कहते हैं। ये ऐसा होता है, ये एनिमल, एनिमल है ये, एनिमल क्या बोलो, एल्गी बोल दो, प्लांट भी नहीं बोल सकते इसको, एनिमल भी नहीं बोल सकते, एल्गी ही बोल दो, ठीक है। तो ये एल्गी है, ये एल्गी जैसा होता है और इसमें फ्लैजिला होते हैं, जिससे ये इधर उधर जा पाता है, चल पाता है। ये भी हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो कशाब क्या होता है, ऐसी लंबी लंबी संरचनाएं होती है, फ्लैजिला। पक्षमाप क्या होते हैं, पक्षमाप बताते हैं आपको, देखो ये एक प्राणी है, ये इसके यहाँ पे ऐसे बाल, छोटे छोटे बाल लगे होते हैं चारों तरफ, ये ऐसे, ये मैंने जो बनाया ना, अब ये क्या है, ये सीलिया है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षमाप, ये ऐसे। और कुछ कैसे होते हैं, कूडपाद होते हैं। कूडपाद तो आपने समझ गया है, अमीबा, अमीबा में देखा आपने, ऐसे सूडोपोडिया बनते हैं, है ना, झूठे पैर बनते हैं, जेली जैसा, जेली में वो एलियन टाइप की जेली जो नहीं होती है, वो ऐसे इधर चलती है फिर उधर चलती है, ऐसे रोल रोल होके। तो ये देखो ये बना है ना, ये चलने के लिए इसमें ऐसे एक कूडपाद निकलता है और फिर ये आगे से आगे बढ़ता रहता है, तो इसको बोलते हैं कूडपाद, इसको बोलते हैं कूडपाद, झूठा पैर है ये। आपको स्लाइम खेले हो कभी, स्लाइम से वो इस हाथ में लेते तो वैसा शेप ले लेती है, इस हाथ में ले लेते तो वैसा शेप ले लेती है, ऐसा ही होता है ये। तो ये पैर इसके फिक्स नहीं है, जिधर इसको जाना होता है उधर बन जाते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं, ऐसे होता है, इसीलिए इसको कूडपाद कहते हैं। ये अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जगत सदस्यों की कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। मोनेरा में भी थी, सेल वॉल भी थी,
कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति भी थी वहां पे, कोशिका झिल्ली भी थी, इनमें भी कोशिका भित्ति होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं इनको, और फाइटोप्लैंक्टन्स में ये अनुपस्थित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में पक्षवाद या सीलिया हो, किसी में अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जैसे देखो अमीबा का एग्जाम्पल, ये मैंने बनाया अमीबा। पैरामीशियम, ये रहा पैरामीशियम, है ना, इसमें केंद्रक भी होता है, अभी फोटो भी आएगा इसका। और यूग्लिना, ये देखो, ये है फाइटोप्लैंक्टन्स, जो अभी ये शब्द बोला मैंने, ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं। देखो आपको तो मछली जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये मछली नहीं है, ये बहुत छोटे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे हुए हैं, ऐसे नहीं दिखते, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे होते हैं साबुनदानी जैसे, ऐसे ऐसे भी होते हैं, ऐसे 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 शेप के होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स है। ये रहा अमीबा, ये देखो ये बन रहा है इसके, ये लंबा सा, ये इसका कूड पाद है, ये थोड़ी देर के लिए ही बनता है जहां इसको चलना होता है, ठीक है। और ये रहा पैरामीशियम, पैरामीशियम में आप देखो लंबे छोटे छोटे आपको सीलिया दिख रहे हैं, तो ये सीलिया होते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा खत्म हो गए। आपको देखो इसमें क्या याद करना है, सबसे पहले इनके लक्षण याद करने, कौन सा जगत है, क्वेश्चन कैसे आता है क्लास 9th में, कुछ क्वेश्चन तो आपके पीछे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो तो करने ही है। उसके अलावा इसमें ऐसे आता है, या तो आपको उदाहरण पूछ लेंगे कि प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण देकर समझाओ, प्रोटिस्टा के लक्षणों को समझाइए, तो यही लिखना है सारे लक्षण जो मैंने यहाँ पे बताए, और उदाहरण लिख दोगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। चले अब है कवक, तीसरा कौन सा है? कवक, नंबर 3। क्या है तीसरे में? तीसरे में क्या है? ये फंजाई होती है। क्या कहा मैंने? ये मृत चीजों पे अपना भोजन लेती है, चीजों को सड़ा के। आप अचार वगैरह बनाते हैं घर पे, कभी फफूंद लग जाती है ना उस पे, वो फफूंद को ही कवक कहते हैं। फफूंद सड़े हुए अचार पे, सड़े हुए खाने पे, ब्रेड पे काली काली सी हो जाती है, नीली काली सी, है ना, ग्रीनिश कलर की भी होती है, उसको कहते हैं फंगस। तो ये भी क्या होती है? ये पर्णहरित विहीन होती है। ये जो मैं येलो यहाँ पे डार्क कर रखे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ध्यान रखना है। कवक में जैसे पौधों में हरित लवक होता है जिसको पर्णहरित कहते हैं, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं पौधे, शैवाल में भी होता है, अभी जो प्रोटिस्टा हमने पढ़े ना इनमें भी होता है, लेकिन इनमें किसी भी जीव के अंदर कोई पर्णहरित या हरित लवक नहीं है, ये रंगहीन होते हैं, ठीक है, कोई कलर नहीं है इनमें। तो अब कुछ कलर ही नहीं है तो ना तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इतने बड़े ये है नहीं कि किसी को खा लें, तो ये क्या करते हैं? सड़ी हुई चीजों से अपना खाना लेते हैं। ये यूकैरियोट है, ये तो बात पहले ही मैंने बोल दी कि एक ही प्रोकैरियोट है मोनेरा, उसके बाद सारे यूकैरियोट हैं, तो सब में ये वाला पॉइंट तो लिखना ही है। उसके बाद ये बहुकोशिकी भी होते हैं, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय थे, यहां से सारे बहुकोशिकीय शुरू हो गए, तो दूसरा पॉइंट ये ऐड हो गया कि ये 2 चीजें तो लिखनी है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, अभी तो नहीं, क्लास 9th में तो नहीं काम आता इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस जगत के अंदर सब मल्टी सेल्यूलर है, सारे बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन एक जीव ऐसा है जिसको कहते हैं ईस्ट। ये ईस्ट जो है ये सिंगल सेल्यूलर होता है, एक कोशिकीय होता है, लेकिन फिर भी इसको कवक में रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं होता, इसलिए इसको यहां रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विषम पोषी है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनका शरीर कैसा होता है? तंतु जैसा होता है, जाला बना होता है। अचार पे फफूंद कैसी लगती है? ऐसे जाले जैसा, ऐसे लगा होता है ना, तो ये तंतु जैसे होते हैं ऐसे, और ये तंतु मिलके एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, तो ये तंतुमय होते हैं। तंतु का मतलब धागे जैसे, जिससे क्या होता है? एक जाल बनता है। इस जाल को क्या कहते हैं? कवक जाल। अब ये जाल किसका है? मकड़ी का जाल तो है नहीं, किसका जाल है? कवक का, तो इसको क्या बोल देंगे? कवक जाल, ठीक है। चले, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। इनकी ये जो तंतु है ना, इसका देखो मैं आपको बताती हूँ, ये तंतु ऐसा होता है, अगर मैं इसको बड़ा करके बताऊं आपको, तो भाई ये एक कोशिका है, अब इसकी कोशिका भित्ति भी होगी, ये कोशिका भित्ति है बाहर वाली, ये किससे बनी हुई है? ये काइटिन से बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवक का स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें लवक नहीं होते, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं,
ये देखो मशरूम खाया है, मशरूम भी कवक होता है, लेकिन ये जाले जैसा नहीं दिखता, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग प्रकार का दिखता है, अपनी ग्रुप से थोड़ा सा अलग दिखता है ना। मशरूम है, ये देखो ये रहे जाले, जब हम फपून को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हमें ऐसे जाले नजर आते हैं उसमें, ठीक है, और वैसे भी दिखते हैं। फिर है प्लांटी। इतना इतना ही लिखना है। देखो आप क्लास 9th में हो, जब आपको यही चैप्टर मैं 11th में पढ़ाऊंगी, पढ़ाया हुआ है मैंने यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर है उसके, बहुत ज्यादा ही लेक्चर है, 20-25 लेक्चर होंगे शायद, तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि वहां पे डिटेल में पढ़ना है। अभी आपको क्लास 9th के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, तो ज्यादा हम इस पे जोर नहीं देंगे। इस पे फिक्स से क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, मुख्य लक्षण पूछ लेते हैं, उदाहरण पूछ लेते हैं, और बताती जा रही हूं मैं, पहले भी 1-2 क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन बनता है इस पे। कुछ एनसीईआरटी के पीछे भी है। प्लांटी, प्लांट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये कैसे हैं? एक तो फिक्स लाइन हमारी, यूकैरियोट है, बहुकोशिकीय है, स्वपोषीय है, ये वाली लाइन तो फिक्स हो गई। इसमें क्या होता है, ये कीट भक्षी भी होते हैं। अच्छा, पिचर प्लांट देखे किसी ने? पिचर प्लांट क्या होते हैं? घट भक्षी, घटवर्ती पादप, जिसको कीट भक्षी भी कहते हैं। ऐसे होते हैं वो, ऐसे घट जैसे, है ना, लगे हुए, और यहाँ पे एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। कोई कीड़ा आता है यहाँ पे तो ये बंद हो जाते हैं और कीड़े को खा लेते हैं। तो ऐसे पौधे जो कीड़े खाते हैं तो उनको कहते हैं कीट भक्षी। इनको क्या बोलते हैं? घटवर्ती या कीट भक्षी। घट मतलब घड़े जैसे दिखते हैं ना ये, इसीलिए, ठीक है, जैसे कीट भक्षी पादप है। उदाहरण देख लो, ब्लैडर, वीनस फ्लाइट ट्रैप, अगर आपसे कोई पूछ ले तो। कसकूटा परजीवी होता है। ये पौधा, ये ऐसा पौधा है जो दूसरों पे जिंदा रहता है। ये क्या करता है? ये परजीवी है। सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ पौधे नहीं कर पाते, जैसे कि ये क्या करता है? ये ऐसी बेल होती है, ऐसी लंबी सी बेल। अब ये क्या करती है, इसके पास कोई भी पौधा होता है ना तो उस पर लिपट जाती है, और फिर उसी वो जो जिससे लिपटी है वो पौधा जो खाना बना रहा है ना प्रकाश संश्लेषण से, उसको अवशोषित कर लेती है, खुद खाना नहीं बनाती। तो ये अमर बेल कैसी है? परजीवी है। कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक में काइटिन की थी, यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इनमें लचीलापन कम होता है। ये क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, कवक और प्लांटी में क्या विभेद है? तो आपको कैरेक्टर पता है, अगर सबके लक्षण पता है तो एक तरफ कवक लिख दो, एक तरफ प्लांटी, और दोनों के लक्षण बता दो जो अलग अलग हैं एक दूसरे से। जैसे एक ये कैसे होते हैं, देखो, ये यूकैरियोट बहुकोशिकीय होते हैं, वो भी यूकैरियोट बहुकोशिकीय हैं, तो अंतर तो वैसे तो नहीं है। ये स्वपोषी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। उसमें काइटिन की बनी होती है सेल्यूलोज, जो कोशिका भित्ति है। यहाँ पे किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो ये अंतर हो गया। ये एक जगह स्थिर रहते हैं और इनमें क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। हरित लवक पाया जाता है ना, हरे कलर के होते हैं सारे पौधे, जिसको हम पर्णहरित भी कहते हैं, इसीलिए ये हरे होते हैं, ठीक है। और एक जगह पे रहते हैं ये। आपने देखा किसी पौधे को चलते हुए? मैंने तो नहीं देखा। ये अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों करते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैम? इसका ये मतलब होता है, देखो इस बात को समझना, वैसे मैंने डिटेल क्लास में इसको और अच्छे समझाया, लेकिन मैं शॉर्ट में एक बार समझा देती हूँ अगर आपने डिटेल क्लासेस ले रखी है। देखो, हम पौधे से पौधा बनता है, देखो पौधा होता है, पौधे से फल बनता है, फल से बीज बनता है। उस बीज को हम जब बोते हैं तो उसमें से नया पौधा निकलता है। ये चमत्कार कैसे होता है? ये चमत्कार ऐसे होता है क्योंकि उनमें लैंगिक जनन होता है। अभी लैंगिक जनन क्या है? जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब ये होता क्या है, सुनो मेरी बात। कभी आपकी मम्मी गुलाब उगाती है पौधे में, क्या करती है? तो पड़ोसी के अच्छा गुलाब होता है तो मम्मी कहती है ला यार ये थोड़ा सा इसका टुकड़ा दे दे, मैं अपने गमले में उगा के नया गुलाब बनाऊंगी। तो अभी हमने क्या किया, जब हम क्या करते हैं, मान लो कोई पौधा है, उसका कोई हिस्सा काट के गमले में बो दिया और उस हिस्से से नया पौधा उग गया। तो जब किसी पौधे के भाग से
जब किसी पौधे के भाग से, वो भाग कोई भी हो सकता है, वो तना भी हो सकता है, वो पत्ती भी हो सकती है ना, वो कुछ भी जड़ भी हो सकती है, किसी पौधे का कोई भाग काट के नया पौधा बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। हालांकि इसमें बहुत और भी विधियां हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे आलू, आलू में देखा आपके, आलू है ना, जब बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं तो उसमें ऐसे आंखें निकल आती है, सफेद सफेद चीजें निकल आती है, उसको बोलते हैं ट्यूबर, आंखें बोलते हैं, वैसे आलू की आंखें बोलते हैं उसको। उसको आप काट के अगर जमीन में बो दोगे ना तो उससे नया आलू निकल आता, पौधा निकल आता है। और कई बार तो उसी जगह पे आपको पत्ती भी दिखाई देगी हरे कलर की। ऐसे ही प्याज भी उग जाता है पड़े पड़े कई बार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? ये फूलों से होता है, इसके लिए फूल चाहिए। इसमें क्या होता है, देखो एक फूल होता है ना, मान लो ये फूल है, ये दूसरा फूल है, तो फूलों में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, फूलों में कुछ ऐसी चीजें बनती है, जैसे मान लो उनको, उन चीजों को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, वैसे गैमेट बोलते हैं। अब ये दो होते हैं, जैसे इंसानों में होता है ना गर्ल और बॉय, ऐसे फूलों में भी होता है। फूल में एक नर होता है और एक मादा होती है, ये दोनों अंदर ही होते हैं, इनके अंदर, फूल के अंदर ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फूल का नर मतलब लड़का और दूसरे फूल की मादा मतलब फीमेल, वही लड़की, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बीज बनता है। ये बीज जब बनता है ना, बीज से जो भी पौधे उगते हैं वो सब लैंगिक जनन से उगते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो बीज बनता है, डायरेक्ट बीज नहीं बनता। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, लेकिन वही आपने पिक्चरों में देखा, दो फूल ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे होता है, नया पौधा उग जाता है, वैसा ही कुछ समझ लो। तो ये जो होते हैं ये बीज बनाते हैं। तो जितने भी बीज आप बोते हो ना वो सब लैंगिक जनन से बने हुए हैं, और बाकी जो पौधे को काट काट के बोते हो उनमें अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें दोनों प्रकार का जनन होता है, मैंने उदाहरण भी दे दिए, होता है, बिल्कुल होता है। इसके देखो खतरनाक उदाहरण, यहाँ पे छोटे से छोटा प्लांट कौन सा है, ये। अब आपको लग रहा होगा ये पौधा है मैम, बिल्कुल प्लांट है ये, इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। ये है पाइनस, बड़ा ही फेमस है, ठीक है। और ये देखो, ये फुटबॉल दिख रही होगी, ये वॉलवॉक्स है, ये वॉलवॉक्स है बच्चों। ये छोटे छोटे वॉलवॉक्स हैं जो कॉलोनी में रह रहे हैं। कॉलोनी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये बहुत सारे वॉलवॉक्स हैं जो किसी बड़े वॉलवॉक्स के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए। ये देखो पेड़ तो देखा ही आपने। अब हमें बात करनी है जंतु जगत की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, जंतु जगत की। जंतु जगत की बात करेंगे, पौधे को अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, प्लांटी जगत को, ठीक है। पहले हम जंतु जगत की बात कर लेते हैं। इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आता है, 5 जगत अवधारणा को समझाइए। तो ये आपको 5 जगत के लक्षण लिखने पड़ेंगे और उदाहरण भी देने पड़ेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। ये भी जंतु में सारे एनिमल्स आएंगे। ये देखो यूकैरियोट होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी, ये तो फिक्स डायलॉग है। और जंतुसम होते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल है वो ठोस रूप से खाना खाते हैं। जंतुसम की मैंने परिभाषा बताई थी ना। कोशिका भित्ति नहीं होती इनमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्लांट और एनिमल में अंतर पूछ सकते हैं, तो ये रहा एक अंतर। इनमें क्या नहीं होता, एक तो ये खुद खाना नहीं बनाते पौधों की तरह, दूसरा इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, प्लांट्स में होती है। यह प्राय गति और प्रचलन करते हैं, पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ये जाते हैं। अंतर बताती जा रही हूं मैं साथ साथ। इनमें सारे जंतु, इनमें लवक नहीं होता। हरे कलर के जानवर देखे कोई, इंसान नहीं देखे ना। हाँ कुछ होते हैं गिरगिट वगैरह हरे, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ठीक है। वो लवक नहीं होता उनके अंदर। नहीं तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम मैंने तो हरे कलर का गिरगिट देखा है, वो गिरगिट में पर्णहरित नहीं रहता, ठीक है, दूसरा पिगमेंट रहता है, और वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ये जंतुसम होते हैं, ये बात हो गई। ठोस पदार्थों को निगल जाते हैं, है ना, खाना खाते हैं फिर अंदर चबाते हैं। और इनमें स्टोरेज फूड कौन सा होता है, देखो पौधे जब खाना बनाते हैं ना सूर्य के प्रकाश से, तो उनका खाना स्टार्च के रूप में बनता है, स्टार्च के रूप में बनता है। ये बात ध्यान रखना, अंतर भी है ये। जो जितने भी एनिमल होते हैं ना, जंतु, चाहे आप हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई भी हो, सबका खाना जो है, वो जो भी खाना खाते हैं हमारे शरीर में जाने के बाद वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो संचित भोजन है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, संचित भोजन जो है हमारा ग्लाइकोजन है, जबकि पौधों का संचित भोजन क्या है, स्टार्च है।
लिख लो ये लाइन जो मैंने अभी बोली। पारिस्थितिकी दृष्टि से इसके साथ नहीं लिखनी है, अलग से पॉइंट बना के, क्योंकि हम तो अंतर बता रहे हैं ना। जगत जीव उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, ये उपभोक्ता है सारे, ये दूसरों को खाने का कंज्यूमर्स है, ठीक है। ये खुद कुछ नहीं करते, दूसरों का जो पौधे हैं उनका खाना पौधों को खाते हैं। निश्चित पैटर्न होता है और वृद्धि रुक जाती है, इनमें वृद्धि निश्चित नहीं होती। पौधों की वृद्धि देखो, पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हमें ऐसा नहीं होता, जानवरों में, है ना। अच्छा, कई बच्चे बोल देंगे मैम अपने आप को जानवर बोल रही। बिल्कुल, साइंस में दो ही कैटेगरी है बच्चों, या तो पौधे या जंतु। यहाँ पे कोई इंसान आया क्या? अभी तक नहीं आया ना, बस आप जंतु ही हो, एनिमल्स ही हैं हम सब, कुत्ता गाय की तरह, ठीक है। उच्च कोटि के जंतु संवेदी व तंत्रिका तंत्र, क्रियाविधि और मैकेनिज्म पाए जाते हैं। हम में नर्व्स हैं, हमें फीलिंग होती है, पौधों में नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी हम में होती है। हम रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, पौधे नहीं गाते, ठीक है। ये वाली लाइन में बोल रही थी भाई, हम में वृद्धि रुक जाती है। ऐसा तो नहीं मैम की हाइट बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, एक दिन छत क्रॉस कर लेगी मैम, नहीं, कभी रुक जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जंतु को छोड़कर सांप ये भी करते हैं, देखो ये भी लैंगिक जनन करते हैं। हम में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता बच्चों, ठीक है। मानवों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखना। कई बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते। हमें बेबी बनता है, भ्रूण बनता है ना। सारे एनिमल्स, डॉग है, बच्चे या अंडे देते हैं, अंडे भी दे सकते हैं, कुछ एनिमल अंडे भी देते हैं और कुछ एनिमल बच्चे भी देते हैं। अब है प्लांटी जगत का वर्गीकरण। 5 जगत अवधारणा खत्म हो गई। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी कि जंतु। अब हम शुरुआत करेंगे 2 को पढ़ने की। एक हम पढ़ेंगे प्लांटी, उसका डिटेल पढ़ेंगे, और एक एनिमेलिया, उसका डिटेल पढ़ेंगे। बाकी आगे वाले 3 का डिटेल नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। तो हम अब क्या शुरू करने वाले हैं, प्लांटी में कौन कौन आते हैं। तो कुछ नॉर्मल कैरेक्टर तो हमने पढ़ ही लिए इसके आगे, ठीक है, कि ये चीजें पाई जाती है। इसमें शैवाल वगैरह आते हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं। अब इनका देखो वर्गीकरण कैसे किया है। इन पादपों का वर्गीकरण जो है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। फिर से प्लांटी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर डिटेल क्लास आप देखेंगे तो मैंने वहां पे इसको और वर्गीकरण किया है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में एक टेबल बनी हुई है जहां पे ये बताया गया है कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। प्लांटी को कैसे कैसे बांटा है, वही एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, किसी में जड़ है, किसी में तना है, बीज बनते हैं या नहीं बनते, इस आधार पे हमने बांटा हुआ है। तो इसके लिए आप चाहें तो डिटेल क्लास देख सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि ये 1 शॉट है। प्लस मैंने आपको बोल दिया एनसीईआरटी में पीछे एक ऐसी लाइनों वाला बना हुआ है, जैसा मैंने पहले बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पादप जगत को यानी प्लांटी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, ये आपको नाम याद होने चाहिए, इनके लक्षण याद होने चाहिए, और इनके कुछ कॉमन नाम भी है, वो भी आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा। थैला, थैले जैसा है। क्या थैले में कोई जड़, तना, पत्ती दिखती है आपको? कोई भाग दिखता है कि ये थैले का हाथ है या थैले का पैर है? ऐसा नहीं दिखता ना। तो थैला मतलब थैले जैसे हैं ये। इनमें ना तो जड़ है, न पत्ती है, न तना है, बस थैले की तरह पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे कोई भी शेप के ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। इनकी शारीरिक रचना में विभेदीकरण नहीं होता। विभेदीकरण का मतलब यही, आप पता नहीं कर सकते कि ये कौन सा भाग है, हाथ है कि पैर है कि, पर ये तो पौधे हैं तो इनमें हाथ पैर तो होते नहीं, जड़, तना, पत्ती होती है। तो हम ये कहेंगे कौन सी जड़ है, कौन सा तना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसको देख के, तो विभेदीकरण नहीं कर सकते। दूसरा, इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, मैक्सिमम से आपको पानी में मिलेंगे। कौन कौन है, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगायरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अभी एक फोटो बनाया था ना मैंने, ऐसा वाला, ऐसा ऐसे, ये वाला फोटो, ये क्लेमाइडोमोनास होता है, ठीक है। वो अब इनके विशिष्ट लक्षण देख लो। सबसे पहला, ये आत्मपोषी होते हैं। आत्मपोषी नहीं तो स्वपोषी लिख दो बच्चों, सेम चीज होती है, मतलब खुद खाना बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। शैवाल जलीय होते हैं, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं। इनमें सहजीवन भी पाया जाता है। क्या बनाते हैं ये सहजीवन करके, लाइकेन।
अभी हमने एक जगत पढ़ा था कवक, ठीक है, और प्लांटी में मैंने आपको कहा था इसमें शैवाल भी आते हैं, प्रोटिस्टा में भी आते हैं कुछ शैवाल, लेकिन कुछ शैवाल यानी कि ये थैलोफाइटा कवक के साथ, कवक अभी हमने पढ़ा जिसको फंजाई कहा था मैंने, फफूंद, उसके साथ मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के मतलब सहजीवन में रहते हैं। अब ये सहजीवन क्या होता है समझो। देखो मान लो ये कोई कवक है, कवक कैसा होता है, जाल जैसा, अभी मैंने बताया था, है ना। इसके साथ क्या होता है, कोई शैवाल आके मिल जाता है। शैवाल पर्णहरित होता है, शैवाल में पर्णहरिम या पर्णहरित बोल दो, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, हरे कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या होते हैं, कुछ शैवाल आके मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे, इनमें कुछ जड़ तना पत्ती तो होती नहीं है शैवालों में। तो अब ये हमेशा एक बार मिल जाते हैं ना, तो ये वो पिक्चरों में डायलॉग होता है जन्म जन्म का साथ है, तो ये जन्म जन्म का साथ है इनका। अब ये दोनों साथ साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होते, इनको कहते हैं लाइकेन। अब ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं तो इनको कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे हमारे वहां जो पति पत्नी साथ में रहते हैं तो हम कहते हैं भाई ये पति पत्नी है, शादी कर ली इन्होंने, ऐसे शादी वादी नहीं की इन्होंने, लेकिन ये साथ साथ रहेंगे, तो इसको बोलते हैं सहजीवन, साथ साथ रह रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। और इनको कुछ नाम देना पड़ेगा हमें, दोनों मिलके रह रहे हैं। अब इनको ना तो शैवाल बोल सकते हैं ना कवक, क्योंकि ये तो मिले जुले हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा शैवाल है कौन सा कवक है, ऐसे उलझ जाते हैं ये। तो इनको एक नाम दे देते हैं, वो कहते हैं लाइकेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछ सकते हैं लाइकेन्स क्या होते हैं, ये रही लाइकेन्स क्या होते हैं, पूछ लिया, ठीक है। अब ये करते क्या है साथ साथ रह के, ये देखो हमने कहा कि इनमें क्या होता है, शैवालों में पर्णहरित रहता है, कवक में हमने कहा पर्णहरित होता नहीं है, कवक तो सड़ी हुई चीजों से खाना लेते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, समझौता करते हैं। शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेते हैं, ठीक है। ये कवक को दे देते हैं कि चल तू मेरे साथ रह रहा है तू भी खा ले, उसको भोजन दे देते हैं, ठीक है। कवक क्या करता है, अवशोषित कर लेता है भोजन, शैवाल जो बनाते हैं उसको खा लेते हैं। बदले में कवक क्या करते हैं, जमीन से खनिज और लवण, जल, ये सब अवशोषित कर करके शैवालों को देते हैं, उनका काम आसान कर देते हैं। शैवालों के पास जड़ें नहीं होती ना बेचारों के पास, कहा ना हमने कि ये कैसे होते हैं, थैलोफाइटा कैसे होते हैं, इनमें जड़ तना पत्ती कुछ होता ही नहीं है, तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे, ये खनिज कहाँ से, नाइट्रोजन फास्फोरस ये कहाँ से लाएंगे, तो ये कवक उनको ये काम करके देते हैं। तो दोनों आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, और ये साथ साथ रहते हैं। अगर आपने इन दोनों में से किसी को अलग कर लिया तो ये दोनों ही मर जाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा जन्म जन्म का साथ है इनका, मर जाएंगे ये दोनों अगर अलग कर दिया आपने तो, ठीक है। चले, क्योंकि भाई उसको खाना नहीं मिलेगा और उसको नीचे से पानी नहीं मिलेगा, तो दोनों अकेले अकेले करेंगे क्या, मर जाएंगे। शैवाल तंतु अशाखित होते हैं। देखो ये ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे ऐसे तंतुमय होते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसी शाखाएं भी मिल जाती है, ऐसे ऐसे शाखाओं वाले भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल याद कर लो, वैसे आपको पूछेंगे नहीं लेकिन लक्षण लिखोगे तब पूछ सकते हैं। अगर अशाखित भी हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, और शाखित भी हो सकते हैं जैसे कि क्लेमाइडो, क्लेडोफोरा, एक्टोकार्पस, ये सारे। इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। ये देखो वॉल्वॉक्स बताया था ना मैंने, ये वॉल्वॉक्स, ये रहा क्लेडोफोरा, ठीक है। ये देखो कारा, क्लेडोफोरा, ये सब ऐसे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, कुछ तो इतने बड़े होते हैं अगर ये जहाँ पे होते हैं वहां पे शिप विप नहीं जाती, क्योंकि शिप जाती है ना तो इनके चंगुल में फंस जाती है, इसलिए वहां पे शिप जाना अलाउ नहीं होता। फिर है ब्रायोफाइटा, एक पढ़ लिया हमने थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा इनका एक कॉमन नाम है जो आपको याद रखना है, पादप जगत के उभयचर कहते हैं इनको, एम्फीबियंस कहते हैं इनको, एम्फीबियंस, एम्फीबियन पादप जगत के, क्योंकि एम्फीबियन कोई और है, एनिमल्स में आते हैं एम्फीबियन, लेकिन इनको पादप जगत का एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एम्फीबियन कौन होते हैं, उभयचर, उभय का मतलब दोनों जगह रहने वाले, ये जल में भी रहते हैं और ये स्थल में भी रहते हैं। जैसे मेंढक रहता है ना, मेंढक एम्फीबियन के अंदर आता है, वो कभी कभी पानी में भी रहता है, कभी कभी थल में भी रहता है, ऐसे ही ये भी दोनों जगह पे मिलते हैं, ठीक है।
पादप, तना, पत्ती जैसी संरचनाओं में बताओ। इनके पास भी आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये पत्ती है ना, ये जड़ है और ये तना है, लेकिन ये झूठ मूठ के तना पत्ती है, इनमें तनों जैसी संरचनाएं नहीं है अंदर। अब आप बोलेंगे तने जैसी संरचना का मतलब क्या होता है? जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो आपको काट काट के तने के अंदर क्या क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। जब मुझसे पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ोगे, कभी ले ली आपने ये गलती कर दी बायो लेने की, तो मुझसे पाला पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तने को काट के उसके अंदर देखते हैं, तो जो नॉर्मल पौधा होता है ना हमारा, उसके तने में कुछ संरचनाएं पाई जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, याद है आपको पहले वाला चैप्टर। अब इसमें क्या, ना तो जाइलम है ना इसमें फ्लोएम है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये तना कैसे हो सकता है। ऐसे जड़ में भी कुछ चीजें होती हैं, जाइलम, फ्लोएम, है ना, वल्कुट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इनमें ये नहीं है, ये दिख रहे हैं जड़ों जैसे लेकिन है नहीं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि पादप, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं होती है, इसमें लग रहे हैं ये लेकिन है नहीं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, दूसरे भाग तक जाने के लिए, देखो ये बोल रहा है सहवन उत्तक नहीं होते। सहवन उत्तक किसको बोला था हमने पिछले चैप्टर में, अभी वन शॉट गया है पिछले वीक, किसको बोला था, जाइलम फ्लोएम को सहवन उत्तक बोला था। तो इसमें सहवन उत्तक नहीं होते, जाइलम फ्लोएम है ही नहीं इनके अंदर, इसीलिए इनको तना, पत्ती, जड़ नहीं कह सकते, ठीक है। चले अब आगे, उदाहरण क्या है, मॉस और मार्केंशिया। सबके उदाहरण आपको याद करने बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। इनमें क्या होता है, ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, मतलब ये पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। मुख्यतः स्थलीय होते हैं लेकिन नम भूमि और चट्टानों पर मिलते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइटा में जल में भी मिलते हैं, इसीलिए इनको उभयचर कह रहे हैं, दोनों जगह मिलते हैं, ठीक है। उच्च श्रेणी में तना, पत्ती सदस्य संरचनाएं होती है। देखो सदस्य लिखा है यहाँ पे, सदस्य का मतलब जैसी, लगती है तना पत्ती लेकिन है नहीं, फ्यूनेरिया। उदाहरण ये देखो, ये रहा आपका मार्केंशिया, बहुत छोटा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता, जमीन पे आप बिल्कुल बारीक बारीक सा होता है, ये तो बहुत पिक्चर में बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे ऐसी आपको कोई लंबी चीज भी नहीं दिखेगी उस पर, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तब दिखेगा, बहुत छोटा होता है। मैंने भी अपने जीवन में एक ही बार देखा है, ठीक है। चलो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है, तीसरे नंबर वाले, है ना, थर्ड वाले हैं ये, 5 बाटे है ना टेरिडोफाइटा। पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम स्थलीय हैं ये बात ध्यान रखना। देखो शैवाल कहाँ रह रहे थे, पहले वाले जो हमने पढ़े थैलोफाइटा, उसके अंदर हमने किसको रखा, शैवाल को रखा है, शैवाल पानी में रह रहे थे। ब्रायोफाइटा में हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइटा दोनों जगह रह रहे हैं, थोड़ा सा पानी में भी रह रहे हैं, थोड़ा सा स्थल पे भी रह रहे हैं, पर ये पूरा के पूरा स्थल पे रहते हैं, मतलब इन्होंने जमीन पे रहना शुरू कर दिया, इसीलिए इनको वानस्पतिक सर्प भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन। इसको क्या कहते हैं, पादप जगत का सरीसर्प, या इंग्लिश में रेप्टिलिया या रेप्टाइल कहते हैं। अब ये रेप्टाइल क्या होते हैं, सांप होते हैं ना, जमीन पे रहते हैं, छिपकली जमीन पे रेंगती है, ये सब रेप्टिलिया में आते हैं, अभी आएगा नीचे रेप्टिलिया। तो ये टेरिडोफाइटा पूरे जमीन पे रह रहे हैं, ऐसे जमीन पे ही रहते हैं, इसीलिए इनको कह रहे हैं कि ये पादपों के सरीसर्प हैं, मतलब सर्प की तरह रेंगते रहते हैं, ये जमीन पे ही रहते हैं, इसीलिए इनको कह रहे हैं टेरिडोफाइटा। इनमें क्या होता है, देखो इनमें जड़, तना, पत्ती बनने लग गई है, इसमें आपको जड़ भी दिखेगी, पत्ती भी दिखेगी, तना भी दिखेगा, जाइलम फ्लोएम भी है इसके अंदर। एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए ये देखो आ गया सहवन उत्तक भी है, मतलब इनमें जाइलम भी है और इसमें फ्लोएम भी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस वर्ग में सहवन उत्तक नहीं पाए जाते, तो किस में नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते, ठीक है। ब्रायोफाइटा में सहवन उत्तक नहीं होते, न जड़, तना, पत्ती होती है। टेरिडोफाइटा में सहवन उत्तक भी होते हैं और जड़, तना, पत्ती भी होती है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम होते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, इसके क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे,
ये क्या है, ये बीज उत्पन्न नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। इन्हें क्या कहते हैं भाई, क्रिप्टो गेम्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रिप्टो गेम्स क्या है या क्रिप्टो गेम्स किसे कहते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। तो क्रिप्टो गेम्स सिर्फ टेरिडोफाइटा को नहीं कहते, तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपके आएंगे थैलोफाइटा, इसके अंदर आएंगे ब्रायोफाइटा, और इसके अंदर आएंगे टेरिडोफाइटा। तीनों आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं, ऐसे पादप या पौधे जिनमें एक तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो, बीज उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। दूसरा एक और चीज लिखते हैं इसमें, पुष्प नहीं होते, इनमें पुष्प जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे हमारे नॉर्मल आपने आसपास पेड़ पौधे देखे होंगे, सब में फूल खिलता है ना, तो इसमें पुष्प जैसी संरचना ही नहीं होती, और ये तीनों होते हैं। अब इसके बाद जो आएंगे ना दोनों, कौन कौन आएगा इसके बाद, देखो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनरोगेम्स में आते हैं, उनमें बीज भी बनते हैं और पुष्प भी होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। इनमें पुष्पहीन होते हैं, आ गई बात, और बीज का निर्माण नहीं होता, बीज नहीं बनते इनमें। ये छोटे होते हैं और विविधताएं बहुत मिलती हैं इनमें, देखो शाख जैसे भी मिलते हैं। शाख क्या होती है, ऐसे पौधे जो थोड़ी सी हाइट लिए हुए होते हैं, जैसे कि आपके गुलाब का पौधा है, ठीक है, उसको श्रब बोलते हैं, शाख है, थोड़ा सा ज्यादा पेड़ जितना बड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल धनिया पुदीना जैसा छोटा भी नहीं होता, बीच का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं एनुअल या शाकवर्षी, ठीक है। सिलेजिनेला और एजोला ये आते हैं। सिलेजिनेला को एक बहुत सारी इसमें के अंदर मेडिसिन पाई जाती है, सिलेजिनेला का ही फोड़ा है, ये पौधा है, प्लांट है। सिलेजिनेला को ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी बूटी कहते हैं सिलेजिनेला को, क्योंकि इसमें बहुत सारी औषधि गुण पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। अब देखो अब कौन आ गए हैं भाई, फेनरोगेम्स आ गए हैं। ये देखो फेनरोगेम्स लिखा हुआ आ गया, वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्रिप्टो गेम्स और फेनरोगेम्स में क्या अंतर है। तो क्रिप्टो गेम्स में क्या आ रहा था, बीज नहीं बन रहे थे, पुष्प नहीं बन रहा था। इसमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है पुष्प बनते हैं इसके अंदर, क्योंकि पौधों का जो जनन अंग होता है वो पुष्प ही होता है। अब जनन अंग क्या होते हैं, जिससे ये जनन करेंगे, जिससे ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके बीज बनाएंगे, उसको बोलते हैं जनन अंग। तो जनन प्रक्रिया होती है, और लैंगिक जनन के बाद इसमें क्या होता है, देखो बीज उत्पन्न होता है। इसमें कौन आएंगे, दो आएंगे, एक तो आएंगे जिम्नोस्पर्म और दूसरे आएंगे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का भी कॉमन नाम है, जैसे ब्रायोफाइटा का पादप जगत के उभयचर था, टेरिडोफाइटा का पादप जगत के सरीसर्प या सर्प था, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहते हैं। और मैंने जो कहा कि मैंने डिटेल लेक्चर में जो ये शुरू करवाने से पहले एक चार्ट बनाया था, उसमें भी ये बात कही है कि इनमें बीज तो बनते हैं, जैसे ये बीज है, ये बीज है मान लो, इस बीज पे कोई कवर नहीं है, ये सिर्फ बीज है। अब कवर का मतलब क्या होता है, कवर का मतलब ये होता है कि इसमें फल नहीं बनता। जैसे हमारे जो बीज होते हैं ना, आप आसपास कोई भी बीज लेते हो, बीज किसके अंदर बंद होता है, फल के अंदर बंद होता है। तो इसमें फल ही नहीं है, अकेला बीज है बस, ऐसे बीज खुला, मतलब आप पेड़ पे देखोगे तो आपको बीज दिखेगा लगा हुआ। ऐसा हमारे साथ होता है क्या, हम जो अपने आसपास पौधे देखते हैं ना, उनमें वो सारे एंजियोस्पर्म है। आपके आसपास, घर के आसपास जितने भी पौधे लगे हैं वो सब एंजियोस्पर्म है। सब में ऐसा लगता है कि पेड़ के ऊपर बीज लटक रहा है, पेड़ के ऊपर फल लगता है, फल के अंदर बीज लगता है। यहाँ पे आपको बीज दिखता है, जो पत्ती होती है ना, ऐसे होते हैं ये जिम्नोस्पर्म, इनमें यहाँ पे ऐसे बीज लगा हुआ रहता है। तो ये बीज कवर नहीं रहता, नग्न, नग्न का मतलब होता है बिना कवर का, और वो कवर किसका है, एक्चुअली में वो कवर फल का होता है, जो कि इनके पास है नहीं, मतलब इनके पास फल नहीं बनते, फल नहीं है, फल नहीं है बच्चों। और ये एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इनमें फल बनते हैं और फल के अंदर बीज बंद रहता है। देखा है सबने, है ना, बीज रहता है, ऊपर फल रहता है, जितने भी फ्रूट रहते हैं सारे एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। चलें अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म क्या है,
दो टुकड़े करने। जिम्नो, जिम्नो का मतलब खाना नहीं बच्चों, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब वही जो मैंने आपको अभी समझाया, जिसमें जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नग्न का मतलब बिना कवर के, बिना कवच के, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो क्या मतलब हुआ, बिना कवर के बीज वाले पौधे। बीज तो बन रहे हैं इनमें, टेरिडोफाइटा तक तो बीज ही नहीं बन रहे थे, अब बीज बनना शुरू हो गए, लेकिन बीज पे कवर नहीं है, मतलब फल नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। इनका नाम ही यही है। कौन आता है इसमें, पाइनस और साइकनस, यही दो पौधे आपको देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या ज्यादा पौधे बचे नहीं है, बहुत पुराने पौधे हैं ये, और ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, आपको पाइनस और साइकस देखने को मिलेगा। अभी फोटो बताऊंगी, ये देखो आजकल पेट्रोल पंप, घर के आगे डेकोरेशन में ऐसे पौधे बहुत लगाते हैं। ये कौन है, ये साइकस है, ठीक है, देखा होगा आपने 100%। कई बार बीच में ऐसे येलो येलो बाहर भी निकला होता है ऐसे, ठीक है। और ये है पाइनस, ये देखो कितना खूबसूरत कोन है इसका, बड़ा फेमस है ये कोन, ये पाइनस है। इसके कोन बड़े महंगे बिकते हैं डेकोरेशन के लिए, मतलब जहाँ ये साउथ साइड में ज्यादा दिखेंगे आपको, हमारे यहाँ तो दिखते नहीं है, तो हम जब खरीदने जाते हैं तो लोग घर में सजाने के लिए लेके आते हैं इसको। और ये साइकस है, साइकस तो कॉमनली दिख जाता है आजकल, मैंने कहा घरों के आगे, बिल्डिंगों में, होटल्स में इसको लगाया जाता है, पेट्रोल पंप में भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है। चले, तो ये पाइनस है। इनकी क्या विशेषताएं, सबसे पहला इनमें गर्त युक्त रंध्र होते हैं। रंध्र समझते हो, स्टोमेटा। भाई इनकी जो पत्तियां होती है ना, हमारी जो एंजियोस्पर्म है, अभी एंजियोस्पर्म आएंगे इसके बाद, दो बोले ना हमने, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब क्या होता है, नॉर्मली पत्ती पर जो रंध्र होता है ना, वो सतह पे होता है, ऐसे सतह पे होते हैं, सरफेस पे, कि ये है, इसमें बस छोटा सा एक डिप्रेशन, उस पे रंध्र है। जैसे कि अगर पत्ती की सतह बनाऊं, इसको मैं पूरी पत्ती नहीं बनाऊं और ये बोलूं कि हम इसको एक सतह मानते हैं। पत्ती देखी हमने ऊपर से, देखो ये पत्ती की लेयर है, जैसे ये पत्ती है, मान लो ये मेरी पत्ती है ना, उसकी ऊपर वाली सतह बनाई है मैंने, ठीक है, ऊपर वाली सतह बनाई है। अब यहाँ पे रंध्र है, ऐसे बीच में भी है, लेकिन मैं सतह पे बताना चाहती हूँ, इसीलिए सतह सतह पे ही रंध्र होते हैं, अंदर नहीं होते पत्ती के, बाहर होते हैं सतह पे। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें गर्त में होते हैं, मतलब इनमें ये पत्ती की सतह है, इसमें ऐसे गड्ढा बना हुआ और इसमें रंध्र होता है, ऐसा रंध्र का संरचना देखिए सबने, ऐसे होते हैं ना रंध्र। तो इसमें एक गड्ढा होता है, गड्ढे को क्या कहते हैं, गर्त, और गर्त के अंदर रंध्र बंद सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको कहते हैं गर्त रंध्र। सनकन स्टोमेटा कहते हैं इनको इंग्लिश में, सनकन स्टोमेटा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये पत्तियां कैसी होती है, ये देखो अभी मैंने फोटो बताया था, सुई जैसी लग रही है, इनमें नॉर्मल पत्तियां नहीं होती, ये देखो सुई जैसी, ये पत्तियां हैं इसकी, कांटे जैसी, कांटे लग रहे होंगे, सुई जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये इसकी पत्तियां हैं। तो पहली ये विशेषता हो गई इसकी। पौधे बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं, हमेशा ये कैसे होते हैं, सदाबहार, सूखते नहीं है, और काष्ठीय भी होते हैं, लकड़ी भी मिलती है इनसे। साइकन में तो नहीं मिलती, लेकिन पाइनस बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर मिलती है पत्तियां। फोटो देख ही लिया। और क्या होता है इनमें, मुसला मूल पाई जाती है। अब ये मुसला मूल क्या होती है मैम, देखो ऐसी एक लंबी जड़ होती है इसमें, और उससे छोटी छोटी जड़ें निकली होती है, उसको कहते हैं मुसला मूल। इसको टैप रूट कहते हैं इंग्लिश में, टैप रूट पढ़ा होगा आपने 6th-7th में। ये देखो ये रही रूट, यहां से देखो शाखाएं निकली हुई है। अच्छा, इनकी रूट में बड़ी स्पेशलिटी होती है, इनकी रूट में हमने वो ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाई थी मैंने आपको, आज तो अभी याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था जब हमने मोनेरा पढ़े थे। मोनेरा में हमने कहा था कि इसके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, है ना, मोनेरा के अंदर बताया था ना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम बोला था, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ये देखो यहाँ पे आ गया वापस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मतलब एक पौधे के अंदर मोनेरा घुसा हुआ है। ऐसे ही कवक भी रहती है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कवक, वो किसके अंदर रहती है, पाइनस की जड़ों में रहती है। पाइनस की जो जड़ें है ना, उसके अंदर कवक रहती है, या साइनोबैक्टीरिया भी रहती है साइकस की जड़ों में।
दोनों ने अपना अपना कर रखा है। पाइनस ने नीचे कवक से सहजीवन बना रखा है और साइकस ने साइनोबैक्टीरिया से बना रखा है। ठीक है, इनको प्रवाल मूल कहते हैं, इनका नाम है बेटा, याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, जो मैंने आपसे कहा, आपके आसपास जितने भी पौधे दिख रहे हैं वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, इनकी क्या खासियत है? एंजियो का मतलब वही बीज कवच में पाए जाते हैं। ढका हुआ स्पर्म मतलब कि ढका हुआ बीज पाया जाता है। इनके बीज के ऊपर क्या होता है? कवच होता है, और वो कवच किसका है? फल का। ये पुष्पी पादप भी कहलाते हैं, इनमें पुष्प लगते हैं, बीजों फलों के अंदर ढके रहते हैं। ये दो प्रकार के, इनमें देखो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए तो मैंने कहा आपके चारों तरफ जितने भी पौधे आपको दिखते हैं वो सब एंजियोस्पर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा जगत है, सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। ये शाख भी होते हैं, झाड़ी भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, कई कई फॉर्म में मिलते हैं ये अलग अलग। इनमें मुसला और जकड़ा मूल दोनों पाई जाती है। मुसला मूल तो बताइए अभी, ऐसी जड़ें जो होती है, और जकड़ा मूल क्या होती है? ऐसी गुच्छे वाली, ऐसी, उसमें मेन जड़ दिखती ही नहीं है, सब गुच्छा गुच्छा रहता है, उसको कहते हैं जकड़ा जड़े। ये दो भागों में बांट जाते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। नाम बता रहा है देखो, एक बीजपत्री, ऐसे बीज जिसमें केवल एक पत्र होता है। अब इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोकॉट। क्या मतलब है? सुनो, जैसे चावल, गेहूं है ना, इनमें एक ही बीज है, ये बीज पूरा एक है, आप इसको दो टुकड़े नहीं कर सकते। लाइन जरूर है गेहूं के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे इजीली दो टुकड़ों में बट जाए। चावल एक अकेला होता है, चावल क्या है? बीज ही है। ठीक है, चावल बीज है, एक रहता है बस, सिंगल। तो एक बीज पत्र होता है। बीज पत्र किसको कहते हैं? ये जो दिख रहा है आपको, ये बीज पत्र है, बीज पत्र। इसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक ही बीज पत्र होता है। देखो ये भी, ये पूरा एक एक दाना बस, उसको आप ऐसे टुकड़े नहीं, जैसे मटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसको नहीं बांट सकते। तो ये एक बीज पत्री होती है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, प्याज है। ठीक है, दूसरे होते हैं दो द्विबीजपत्री, इनको कहते हैं डाइकोट। इनमें क्या होते हैं? दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि चना, मटर है ना। आप उसका बीज लो, उस बीज को आप चना लो, मटर लो, अभी तो सीजन में मटर को क्या कर सकते हो आप? ये मटर का दाना है, इसमें एक तो आपको लाइन भी दिखेगी ऐसी, और फिर चना लो, चना देखा ऐसा, ये चना है, बाहर से ही दो अलग दिखते हैं, और फिर आप इसका ऊपर का छिलका उतारते हो, फिर आप इसको दो भागों में बांट सकते हो, ऐसे 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 दो भागों में बढ़ जाता है। ये दालें है ना, दो भागों में बढ़ जाती है। दाल पूरी होती है, फिर हम उसको टुकड़े कर देते हैं, तो दो दाल के दो भाग हो जाते हैं आधी, फिर हम उसको खाना बनाने में पूरी दाल काम में नहीं लेते, टुकड़े करके काम में लेते हैं, है ना। तो ये बीज पत्र हैं, बीज पत्र इसको कहते हैं बीज पत्र। तो इसमें कितने बीज पत्र हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। जब हमने मटर को खोला, चने को खोला, तो दो बीज पत्र मिले, तो इसीलिए इनको कहते हैं द्विबीजपत्री। इसके उदाहरण याद करने हैं आपको, एक बीजपत्री के भी और द्विबीजपत्री के लिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब है एनिमेलिया। प्लांट डिस्कस कर लिया, ठीक है, प्लांट खत्म हो गए, प्लांटी जगत खत्म हो गया। अब कौन से जगत को हमें डिटेल में पढ़ना है? एनिमेलिया को, जिसको हम पहले शॉर्ट में पढ़ लिए थे 5 जगत के अंदर। अब डिटेल में, तो ये बात तो आपको पता ही है, पहले भी पढ़ के आए कि ये यूकैरियोट होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती इनमें। ये बस पुरानी बातें हैं जो हमने वहां पे 5 जगत में पढ़ी थी। चलते फिरते हैं, विभेदीकरण कर सकते हैं इनमें, है ना। ये हाथ है, ये पैर है, ये टांग है, ये मुंह है, ऐसा विभेदीकरण कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं पॉरीफेरा। पहला इसके अंदर क्या है? उपसंग बोल दो, वर्ग बोल दो, तो ये संघ है। वैसे तो ये थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये संघ है, संघ डिस्कस कर रहे हैं हम। ये जगत है, ये जगत था, 5 जगत अवधारणा में 5वां जगत था ये, ठीक है। उसमें हमने और क्लासेस बांट रखी है और समूह में बांट रखा है। सबसे पहले आते हैं पॉरीफेरा, सबसे पुराने प्रकार के एनिमल, ये समुद्र में रहते हैं।
और पोरीफेरा कहते हैं इनको। पोरी का मतलब होता है छिद्र, छिद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। तो इसमें पोर पाए जाते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे छेद है। इसको क्या कहते हैं? छिद्र युक्त जीवधारी कहते हैं। इनमें एक ऐसा एनिमल है, ये एनिमल भी एनिमल जैसा नहीं दिखेगा आपको, अभी फोटो देखना ऐसा लगेगा पता ही नहीं क्या ही दिखा दिया मैम ने। इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे छेद हैं, ठीक है। किस आधार से चिपके रहते हैं? ये आधार से ऐसे चिपके हुए दिखेंगे आपको। ये आधार है, कोई जमीन है उस पर चिपके हुए हैं। अनेक छिद्र पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। अब ये नाल प्रणाली क्या है? देखो ये एनिमल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक ऐसी संरचना होती है ऐसी, और यहाँ पे छेद होते हैं बहुत सारे। अब पानी कैसे जाता है? सुनो, पानी इन छेदों से अंदर जाता है, और अंदर एक नली होती है ना, जैसे नली के बीच में जगह होती है। नली कैसी होती है? बस ये नली जैसे है, ऊपर से कवर है, अंदर खाली खोखा, कुछ भी नहीं। तो पानी ऐसे अंदर जाता है और ऐसे निकलता है, ऐसे बाहर, ऊपर वाले बड़े छेद से। ऊपर भी एक छेद है यहाँ पे, उसको ऑपरकुलम कहते हैं। तो पानी ऐसे अंदर जाता है, फिर नली में से बाहर निकल आता है। तो इसमें एक नाल सिस्टम पाया जाता है, उसको कह रहा है ये नाल सिस्टम। नाल मतलब नली जैसा सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ये ऑक्सीजन, जैसे हम क्या करते हैं, हम तो सांस अंदर लेते हैं बाहर करते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। पानी के साथ सब कुछ आ जाता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पानी में घुला हुआ खाना आ जाता है, फिर ये उसमें से पकड़ लेते हैं जो इनको खाना होता है, सांस ले लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और पानी को वापस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। पदार्थों का संचरण होता है। ये देखो, कोई कह दे इसको कि ये जानवर है, नहीं ना, बहुत स्पेशल है ये दोनों ही। थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये ऐसा कैसा रहता है? ये मरने के बाद भी ऐसा ही रहता है। अब आप बोलोगे मरता भी है ये? हाँ, मरता है, ये जंतु है ना, बेचारा एनिमल है। मरने के बाद ये ऐसे कैसे रहता है? फिर उसको समुद्र से निकाल के बेचते हैं। ये भी बहुत कीमती है, पैसा लगेगा इसको भी खरीदने होगे तो, ठीक है। लैब में आपको कभी मैम ने बताया, स्कूल लैब में ये भी मिलता है। ऐसा बोला जाता है इसके लिए कि जो हनुमान जी थे, उन्होंने कहते हैं कि राम लिख के जो समुद्र में डाला था, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो मतलब हम तो धार्मिक है, हम तो मानते हैं राम को, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि वो पत्थर ही ये था। इसमें देख लो आप, छेद है, तो इस छेद की वजह से ये पानी में डूबता नहीं है, और सच में नहीं डूबता, ये मैंने देखा हुआ है। ये पत्थर को पानी में डालते हैं ना, ये वापस ऊपर आ जाता है। भारी बहुत होता है ये पत्थर जैसा एकदम, लेकिन पानी में डालते हैं ऊपर आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो जो राम नाम लिख के डाला था, ये पत्थर था, ठीक है। मैं किसी को ऐसे बोल नहीं रही कि राम नहीं होते, मैं बस साइंस की बात कर रही हूँ, जो साइंटिस्ट कहते हैं, और मैंने देखा भी है इस पत्थर को। शारीरिक अत्यंत सरल होते हैं और उनमें उत्तकों में विभेदन नहीं होता, ठीक है। इनमें कोई उत्तकों में विभेदन नहीं है, मतलब ये बस सेल हैं इसके। सेल उत्तक ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। तो इसमें बस कोशिकाएं, कोई उत्तक बना ही नहीं है, मतलब अंग नहीं है। देखो आपको कोई हाथ पैर उत्तक कुछ दिख रहा हो, सिर्फ कोशिकाएं हैं बहुत सारी। स्पंज के नाम से जाना जाता है, इनको कॉमन नाम ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहते हैं? स्पंज भी कहते हैं। और ये देखो यहाँ पे साइकोन, यूकेप्टेडा और स्पॉन्जिला। ये स्पॉन्जिला है, ये यूप्लेक्टेला है, ठीक है। ये वाला साइकोन मैंने बनाया था ऊपर, ये साइकोन है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट पे चलें अब। सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा क्या है? ये जलीय जंतु होते हैं, ठीक है। और शारीरिक संगठन उत्तकी पाया जाता है। देह गुहा पाई जाती है, 2 परतों पे होता है, आंतरिक और बाहरी परत पर। कुछ जातियां जैसे कि कोरल क्या होते हैं पढ़े? जो अंगूठी में मूंगा पहनते हैं ना, ऑरेंज कलर का, अंगूठी के अंदर ऑरेंज कलर का नंग लगा के पहनते हैं, उसको कहते हैं कोरल। वो कोरल यहीं से आता है। वो कोरल एक पत्थर है जो इन जीवों के मर जाने के बाद बनता है। ये जिस घर के अंदर रहते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। फिर ये जीव मर जाता है, तो इसके बाहर का कवर, जैसे हमारी हड्डियां होती हैं वैसे इसमें बाहर का कवर होता है। ये बाहर का कवर ऐसा कैसा रहता है? वो गलता नहीं है, और फिर वो पत्थर की तरह ठोस हो जाता है, और फिर उसको बाहर निकाल के मूंगा बना के बेचते हैं। तो ये जो मूंगा होता है ना, वो ये इन्हीं एनिमल्स के थ्रू बनता है सिलेंट्रेटा में, ठीक है। जैसे हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश। जेलीफिश को तो सब नहीं जानते होंगे, वो सिलेंट्रेटा के अंदर आती है। ये रही जेलीफिश, ये देखो, ये सी एनिमोन है,
ये भी एनिमल जैसा कहीं से नहीं लग रहा होगा, लेकिन है, क्या करें, ठीक है। और ये जेलीफिश है। फिर आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। एनिमेलिया किंगडम पढ़ रहे हैं एक एक करके सारा, ठीक है। प्लेटी का मतलब प्लेट जैसे, चपटे, सबके नाम में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है। नाम याद कर लोगे, मीनिंग निकाल लोगे तो 2-3 सेंटेंस ऐसे ही बन जाएंगे। चपटे क्रमी कहते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये चपटे होते हैं ऐसे प्लेट जैसे, बिल्कुल फ्लैट, एकदम पचके हुए ऐसे, हाथ से, मेरे हाथ से भी पतले, बिल्कुल पतले, पत्ती जैसे, ठीक है। इसमें अंतः परजीवी होते हैं, ये शरीर के अंदर रहते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर पड़े रहते हैं, आपके अंदर भी रहते हैं 2-4, अगर किसी को बीमारी हो जाती है ना, पेट के अंदर आपके यकृत, लिवर के अंदर ये फंसा हुआ रहता है। मान लो कोई गंदा खाना खा लिया आपने, दूषित जल पी लिया, वो बाहर जो चाट पकौड़ी मिलती है वो खा लिया, तो उसके थ्रू ही आपके अंदर चले जाते हैं और फिर पेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पे चिपक जाते हैं, आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। आप जो भी खाते हो वो सब खा लेते हैं, ठीक है। चले, ये क्या है, मनुष्य परजीवी होते हैं, बोल दिया मैंने, पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है। मनुष्य के अंदर भी रहते हैं और दूसरे जानवरों के अंदर भी, पिग के अंदर, काऊ के अंदर, बहुत सारों के अंदर रहते हैं। स्थल व अलवणीय व लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। जब तक इनको अपना शिकार नहीं मिलता, मतलब जब तक आप कोई गंदा पानी ना पी ले, तब तक तो ये पानी में ही पड़े रहेंगे, जमीन पे ही पड़े रहते हैं, फिर किसी ना किसी के थ्रू आपके शरीर में चले जाते हैं। अधर पृष्ठ सतह पर चपटे होते हैं, है ना, इसकी 2 सतह होती है। जैसे मान लो मैंने कोई चपटी चीज ली है, ये चपटी चीज है, तो इसकी एक ऊपर वाली सतह है और एक नीचे वाली सतह है। ऊपर वाली सतह को कहते हैं पृष्ठ सतह, नीचे वाली सतह को कहते हैं अधर सतह। तो इसकी 2 सतह होती है, चपटेक्रमी कहते हैं इनको, फ्लैटवर्म, ठीक है। और द्विपार्श्व सममिति होते हैं। अब ये द्विपार्श्व सममिति क्या होता है, सुनो। जैसे ये एनिमल है, ये ऐसे चपटा पत्ती जैसा है ना, अगर इसको किसी बीच की लाइन से, जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन बना दी, किसी बीच में लाइन से इसको 2 बराबर भागों में बांट सके, द्वि का मतलब 2 बराबर भागों में बांट सके, तो उसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। जैसे हम भी है, हम भी द्विपार्श्व सममिति, अगर एक लाइन हमारे यहाँ से सेंटर से खींची जाए तो हमारा शरीर जो है वो बराबर 2 भागों में बढ़ जाता है, हम भी द्विपार्श्व सममिति है, ये भी द्विपार्श्व सममिति होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये त्रिस्तरीय होते हैं। अब इन चीजों को एक एक बार समझ लो, क्योंकि ये बार बार आएगी अभी नीचे। त्रिस्तरीय क्या होता है, इनमें 3 स्तर होते हैं, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, उनको बनने के लिए 3 स्तर की जरूरत होती है, जिसको आप आगे डिटेल क्लास पढ़ोगे या क्लास 11th में जब बायो लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इनमें जब अंग बनते हैं तो अंग बनने के लिए 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, उन्हीं परतों से विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं और उन परतों को कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब आप बोलोगे मैम परत से अंग कैसे बनते हैं, बस यही तो पढ़ना है बायो के अंदर कि कैसे बनते हैं। धीरे धीरे अगर बायो लोगे तो पता चलेगा कि कैसे बनते हैं। तो ये एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बने होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है। ये आगे बार बार शब्द आएंगे, इनको एक बार समझ लो। क्यूटिकल होती है इनमें। अब देखो ये हमारे शरीर के अंदर रह रहे हैं, दूसरे जंतु के अंदर रह रहे हैं, तो इनमें कुछ स्पेशल प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, वरना जैसे ये हमारे पेट में गए तो हमारे पेट में एसिड भी सिक्रीट होता है, अगर किसी को पता हो। HCl सिक्रीट होता है हमारे पेट के अंदर, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं खाने को पचाने के लिए, तो ये तो मर जाएंगे, इन पे एसिड गिर जाएगा तो इससे बचाने के लिए, बचने के लिए, शरीर में टिके रहने के लिए, हमारे शरीर के अंदर जिसके भी अंदर ये रह रहे हैं उस पे चिपके रहने के लिए इनके पास कुछ चीजें पाई जाती है, जिसमें पहली है क्यूटिकल। इनके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जैसे ये एनिमल है, ये चपटाक्रमी है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होगी पतली सी। ये लेयर क्या करती है, ये जब हमारे शरीर में जाता है, मुंह में, पेट में, आंत में, तो जो भी जूस सिक्रीट हो रहे हैं हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए, उनसे बचा रहता है, वो इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, वरना मर जाएगा ये, ठीक है। तो क्यूटिकल इसके ऊपर होती है, परजीवी के रूप में रहते हैं, ये परजीवी अनुकूलन है। इस पे भी ये क्वेश्चन बनता है कि चपटे क्रमियों में परजीवी होने के क्या अनुकूलन है। ये रहे अनुकूलन, ये खंडित और अखंडित भी हो सकते हैं। कई बार तो इनकी बॉडी ऐसी बिल्कुल एक प्लेन जैसी होती है, सिंपल, जैसे कि ये है। कुछ में आपको खंड दिखेंगे, अभी फोटो बताऊंगी मैं, ऐसे डब्बे जैसी संरचनाएं दिखेगी ऐसी,
ऐसी। तो ये खंडित भी हो सकते हैं। खंड का मतलब बॉक्स जैसी संरचनाएं दिखेंगी आप में। इनमें कोई उपांग नहीं होते, मतलब पैर वैर नहीं है इनके पास। एक रिंग जैसी संरचना होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं चूषक। इससे ये आपके शरीर पे चिपके रहते हैं अंदर की साइड, है ना, पकड़ के रखते हैं आपको। हुक होता है इनके पास, वो हुक से लटके रहते हैं ताकि पानी जा रहा है ना, बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है, पानी जा रहा है, तो पानी और ब्लड के थ्रू ये तो भाई आप सुसु पोटी करने जाओगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, आपके शरीर की कोशिकाओं को ऐसे पकड़ के रखते हैं चूषकों से और हुक से, ताकि पानी और ब्लड जाता रहे, बाढ़ आती रहे और इनका कुछ ना हो। ये क्या करते हैं, चूषकों की मदद से चिपके रहते हैं और शारीरिक अवायवीय श्वसन करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं ये, इनको ऑक्सीजन से कोई लेना देना, बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा है ये। प्लेनेरिया, फ्लैशियोला हिपेटिका, जिसको फीताकृमि भी कहते हैं, इनके नाम आपको याद करने हो सकता है आपके स्कूल में ये पूछ लें कि जैसे कि फीताकृमि का साइंटिफिक नेम क्या है, तो टीनिया सोलियम है। फोटो बता रही हूँ अभी मैं। फेशियोला, इसको यकृत कृमि भी कहते हैं। ये हमारे लिवर में रहता है, मनुष्य के लिवर में भी रहता है, पिग के लिवर में, शीप के लिवर में, भेड़ के लिवर में भी रहता है। ठीक है, ये देखो ये रहा, इसके खंड दिख रहे हैं आपको, कितना लंबा चौड़ा है ये आपके पेट में हो सकता है अगर आपने कोई बाहर का खाना खाया है। ये इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फोटो इतना बड़ा है, बिल्कुल छोटा सा है ये, इतना सा जितना मैं अब बोर्ड पे बना रही हूँ, इससे भी शायद छोटा। इससे छोटा बनाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं ना, इसीलिए बहुत छोटा। खाने में या पानी में अगर है ये जो पानी आप पी रहे हो तो आपको दिखेगा नहीं, पी जाओगे आप, फिर आप बाद में पता चलेगा कि अच्छा कुछ था उसके अंदर। एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेल्मिन्थेस खत्म हो गए, अब है एस्केलमेंथिस। इनको गोल कृमि भी कहते हैं। अब ये गोल का मतलब फुटबॉल वाला गोल नहीं है, गोल का मतलब ये है कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे लंबे होते हैं। और अगर आप इसको, जैसे ये पेन है मेरा, इसको सामने से देख रहे हो तो गोल दिख रहा है ना, ये सामने से देख रहे हो है तो लंबा, लेकिन इधर से इसका शेप जो है वो गोल जैसा है, इसीलिए इनको गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, कीड़े जैसे होते हैं ये, कैटरपिलर जैसे, वो जो मटर के दानों में निकलती है वैसे कैटरपिलर जैसे होते हैं। संघ का अधिकांश मुक्त जीवी होते हैं एवं कुछ जो है परजीवी भी होते हैं। इनमें से कुछ जो है वो कई जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं और कुछ पानी वानी में, गंदे पानी में, ठीक है, कीचड़ में, मिट्टी में, ऐसे भी मिलते हैं। पूर्ण विकसित होते हैं और ये मुख और गुदा दोनों होती है इनके पास। इनके पास खाने के लिए मुंह भी है और वेस्ट निकालने के लिए एनस भी है, गुदा भी होती है। गुदा मतलब जहां से पॉटी वॉटी निकलती है उसको कहते हैं। ठीक है, एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है। गोल कृमि, एंटरोबियम ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइसेलिस, फाइलेरिया, पिन कृमि, इससे हाथी पांव रोग होता है। देखो ये रोग भी फैलाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर आपको ये नाम दिए हुए हैं तो आप इसको याद करें कि ये कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं। जैसे कि फाइलेरिया है, ये हाथी पांव रोग फैलाता है। अब हाथी पांव रोग क्या होता है, ये देखो फोटो, अगर ये हमारे शरीर में चला जाए तो हमारे पाँव है, स्पेशली पाँव के साथ ही ऐसा होता है, पैर ऐसा फूल जाता है हाथी की तरह, बीमारी हो जाती है हमें, इसे कहते हैं हाथी पाँव रोग। तो ये फाइलेरिस से होता है, फाइलेरिस बीमारी को फाइलेरिया कहते हैं। और ये जिससे होता है उसका नाम है वुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वुचरेरिया, आपको स्पीशीज याद नहीं करनी है, अब विचुरेरिया भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है, ये एस्केरिस है। ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपकी आंत के अंदर पड़ा हुआ है, ये आपकी इंटेस्टाइन है जो देख रखा है, इसको माइक्रोस्कोप से दिखाया हुआ है। ये बाहर आ जो आपको दिख रही है, ये आपकी आंत है और उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर है एनेलिडा। एनेलिडा संघ के भी द्विपार्श्व समिति होते हैं। मैंने कहा था ये चीजें बार बार आएंगी, अब सेम सी चीजें आने लग जाएंगी तो बार बार उसको डिटेल नहीं करेंगे। पहले वाले में मैंने समझा दिया। द्विपार्श्व समिति त्रिकोरकी होते हैं, मतलब वही 3 स्तरों से बने होते हैं। वास्तविक डेग हुआ पाई जाती है, इसका क्या मतलब है, इनमें बीच में एक कैविटी पाई जाती है और वो कैविटी, अभी हमने 3 लेयर की बात की ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो इनकी जो अंदर वाली कैविटी है, जैसे ये नली के अंदर नली, ऐसा समझ लो, ये कैविटी है, यहाँ पे सारे अंग पड़े हुए हैं, जैसे हमारे भी पड़े हुए हैं अंदर अंग,
तो अंग पड़े हुए हैं, इन अंग में ये जो कैविटी है इसमें मीजोडर्म की लेयर होती है। एक्टोडर्म मीजोडर्म है ना, उसमें से मीजोडर्म की लेयर यहाँ पे होती है। अगर ये लेयर है तो इसको वास्तविक देह गुहा कहते हैं। अगर ये लेयर नहीं है, परत नहीं है, तो उसको कूट गुहा कहते हैं, मतलब कि झूठी गुहा कहते हैं। ठीक है, झूठी गुहा भी नाम आएगा अभी, इसीलिए इसे वास्तविक अंग या शारीरिक संरचना में निहित होते हैं और विभिन्नता और उनके शरीर, सिर, पूंछ और इन सब खंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है, लवणीय जल में भी रहते हैं, ये अलवणीय जल में भी रहते हैं, मतलब खारे पानी में भी रहते हैं और जो नदियों का, तालाबों का मीठा पानी होता है उसमें भी रहते हैं। पाचन, श्वसन तंत्र सब पाए जाते हैं इसमें। स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। श्वसन ज्यादातर त्वचा से करते हैं, इनके पास नाक वाक नहीं है सांस लेने के लिए, फेफड़े नहीं है, डायरेक्ट स्किन से। ठीक है, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। अब ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है, वैसे तो आप इसके लिए डिटेल क्लास देखें क्योंकि बहुत वहां पे अच्छे से मैंने इसको समझाया है, यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ लेकिन शॉर्ट में समझाऊंगी। देखो, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो नलिकाओं में बहता है ना, ऐसे पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उसमें रुधिर बहता है। हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है और अंदर ही हवा से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है। सब अंदर हो रहा है, सांस हम बाहर से ले रहे हैं, काम सारा अंदर हो रहा है। इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद परिसंचरण, क्योंकि भाई हमारा रक्त बंद है नलिकाओं के अंदर, ऐसे हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, अंदर होता है जो कुछ भी चेंज होना होता है, बंद रहता है नलिकाओं के अंदर। तो ऐसा इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक होता है खुला वाला, ठीक है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो ये बंद क्या होता है ये समझ गए, नलिकाओं में बह रहा है। देखो ये कौन है पता है, ये जोक है। जोक को देखा है कभी, लीच कहते हैं जिसको, ये चिपक जाती है बारिश के दिनों में आपकी स्किन से, अगर चिपक गई तो ये खून चूसती रहती है ऐसे, जोक। ये केचुआ है, केचुआ ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या होते हैं, जितने भी कीड़े आते हैं आपके, कीट, ये सबसे बड़ा संघ है। देखो पादपों में सबसे बड़ा संघ कौन था, एंजियोस्पर्म, याद रखना है। एनिमल्स में सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। सबसे ज्यादा वैरायटी के कीड़े मिलते हैं आपको दुनिया में, मतलब कोई संख्या ही अभी तक निर्धारित नहीं है। द्विपार्श्व सममिति होते हैं, ये वही बात, खंड युक्त होते हैं, इनका शरीर खंडों में बटा होता है, सर अलग होता है, धड़ अलग होता है, ऐसे कीड़ों में देखा ही आपने। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब समझाती हूँ खुला क्या होता है। खुला ये होता है कि हमारी नलियों में बह रहा है ना, इनके नलियों में भी रहता है लेकिन इनका हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। अब ये हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है, जैसे ये कीड़ा है, ये कीट है, उसका शरीर है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे, है ना, और यहाँ पे ये रक्त आ रहा है, ये ब्लड है, ये ब्लड ऐसे आता है ऐसे, और ऐसे हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा ऐसे। ये रक्त यहाँ पे, ये जो मैं अब बना रही हूँ रेड कलर का, ये इनका ब्लड है। अब ये ब्लड डायरेक्ट, यहाँ पे एयर है, वायु है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रह रहा है। कुछ ऐसा कि बह रहा है और हवा से डायरेक्ट ही ऑक्सीजन लेता है, इनको सांस लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम तो सांस ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट बस हवा अपने आप इनके रक्त में घुल जाएगी और बाहर से ही ले लेंगे। ये यहाँ पे कोई श्वसन तंत्र जैसी चीज ही नहीं है, खुला एकदम, हवा के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। ठीक है, अंत रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, नलियां ही है इनके पास अंदर, शरीर के अंदर ऐसी नलियां हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं है कि नसें जिसको हम कहते हैं, नसों में बहता है हमारा, धमनी, शिरा, ये सब नहीं है। रक्त देवगुहा भरा होता है, इनकी पूरी बॉडी के अंदर ही खून भरा होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून नहीं है, नलियों में बहता है। ठीक है, इनके पता है कैसा होता है, जैसे रसगुल्ला चाशनी के अंदर डूबा रहता है ना, तो इनके अंग खून के अंदर डूबे रहते हैं, हमारे ऐसे नहीं है, हमारे खून के अंदर डूबे हुए नहीं रहते, हमारा खून उन नलियों के अंदर रहता है और वो नलियां अंगों के चारों तरफ लिपटी हुई रहती है। बाहरी कंकाल उपस्थित होता है, देखा आपने कीड़ों का ऊपर का कवर कैसा कड़क कड़क सा रहता है, क्रिस्पी क्रिस्पी, उसको बोलते हैं बाहरी कंकाल। हमारे सिर्फ अंदर कंकाल है, इनके बाहर भी है। गिल्स, फेफड़े पाए जाते हैं, जो जल में रह रहे हैं वो गिल होते हैं। ठीक है, श्वास नली भी होती है इनके पास, नली का नाक वाक नहीं होती इनके पास, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। ये देखो प्रॉन,
खाते भी हैं, केकड़ा, ठीक है, ये सब, बिच्छू, तितली, झींगा, मक्खी, मकड़ी, सब जितने भी कीड़े हैं ना आपके आसपास, टिड्डा, सब ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। फिर होते हैं मोलस्का। मोलस्का क्या है? सीप, जो समुद्र के अंदर सीप मिलती है ना जिससे मोती बनते हैं, वो मोती मोलस्का में क्या आते हैं, सीप जैसे होते हैं, जो रेती के अंदर भी वो ऐसे गोल गोल निकलते हैं, ऐसे स्नेल देखा है वो भी, है ना, ऐसे शंख निकलते हैं, शंख, शंख के अंदर, वो शंख पूरा एनिमल नहीं है, उस शंख के अंदर एनिमल रहता है मोलस्का वाला, ठीक है। शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सममिति होती है, गुहा जो है वो कम विकसित रहती है। मोलस्का जंतु में कवच पाए जाते हैं, वही बाहर देखा आपने, ऐसा कड़क सा कवच रहता है, उसके अंदर एनिमल रहता है। खुला परिसंचरण तंत्र है इनमें भी, वही डायरेक्ट एयर से काम हो रहा है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती, किडनी जैसा कुछ मिलता है। ये देखो स्नेल, ये सीप तो देखी है आपने, इसी से, इनमें से कुछ में, सब में मोती नहीं बनता, कुछ स्पेशल प्रकार की सीप होती है ऑयस्टर, उसके अंदर मोती बनता है। एक वीडियो भी डाला हुआ है मैंने, मोती कैसे बनता है ना, सर्च करेंगे लर्न एंड शेयर पे तो आ जाएगा, वहां पे मैंने समझाया है मोती कैसे बनता है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश, दुनिया भर के लोगों का फेवरेट एनिमल, ठीक है। इसको इकाइनोस का मतलब होता है कांटे, इनमें कांटे होते हैं, है ना, बॉडी पे, जैसे ये स्टारफिश है ना, ये स्टारफिश है, इस पे ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं, तो इनको कांटे वाला एनिमल कहते हैं, इनकी त्वचा पे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। मुक्त समुद्री जीवी होती है, देवगुहा त्रिकोरकी होती है, बस वही 3 लेयर है इसमें भी। नाल तंत्र पाया जाता है इनमें। नाल तंत्र का मतलब क्या होता है, ये देखो स्टारफिश है, इसमें क्या होती है, ऐसी नली होती है, ऐसे 5 भुजाओं में ऐसे। अब इसमें क्या होता है, पानी घुसता है, जैसे उसमें साइकोन में घुस रहा था ना, इसमें पानी घुसता है ऐसे, यहां से, वैसे तो इधर से घुसता है, पानी घुसता है बीच में से, और फिर 5 भुजाओं में से ऐसे शावर की तरह पानी निकल जाता है, जैसे शावर में से पानी निकलता है ना वैसे, तो ऐसी नलियां बनी होती है, इनको कहते हैं नाल तंत्र। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ये तो पता ही है आपको, एक यौगिक है, ठीक है, रासायनिक यौगिक। ये देखो कांटे जैसा दिख रहा है, भयंकर वाला, ये इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है प्रोटोकॉर्डेटा। अब जो शुरू हो गई है कहानी प्रोटोकॉर्डेटा की। प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेट एक समूह आएगा, उससे पहले के ये एनिमल है। इनमें क्या होता है, ये द्विपार्श्व सममितीय त्रिकोरकीय देह गुहा युक्त है, ठीक है, कॉर्डेटा से पहले आते हैं। इसके अतिरिक्त तो शरीर में संरचनाएं जैसे कुछ लक्षण, नोटोकॉर्ड और गिल और तंत्रिकाएं, रज्जु पाए जाते हैं। अब ये होती क्या है, तंत्रिका, रज्जु, नोटोकॉर्ड, ये सुनो। कोई भी एनिमल है, अब यहां से शुरू हो रही है ये कहानी। जैसे ये एनिमल है, इसमें कुछ 3 संरचनाएं फिक्स होनी चाहिए, तब इसको कॉर्डेटा के अंदर गिनते हैं। पहली बात, इनमें एक ऐसी नोटोकॉर्ड होती है, यहाँ पे ऐसी लंबी सी नली जैसी संरचना होती है, ऐसी, इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। फिर इनके पास तंत्रिकाओं से बनी हुई, इसी के नीचे की तरफ ऐसी तंत्रिकाओं से बनी एक और संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड सुना है कभी, जो हमारे भी है, हमें भी होती है। और गिल्स होने चाहिए, ऐसे गिल्स तो देखे ही, मछली में होते हैं जैसे, वैसे गिल्स होने चाहिए। अगर ये 3 चीजें होती हैं तो उसको प्रोटोकॉर्डेटा में रखते हैं, ठीक है। अब ये जीवन की कुछ अवस्थाओं में होने, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन इनके पास ये 3 चीजें हो, कभी ना कभी किसी ना किसी अवस्था में ये तीनों चीजें अगर है, चाहे वो जब बच्चा था तब हो, चाहे वो बूढ़ा हो जाए तब हो, कैसी भी अवस्था में हो, तो उसे हम प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर रख देते हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकता है बाद में गायब हो जाए। इनमें लंबी छड़ के समान क्या होती है, एक भाग पाया जाता है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। तंत्रिका, उत्तक, आहार नाल सब इसके अंदर होती है, पाचन तंत्र भी होता है, पेशियां जुड़ी होती है जो चलने में सहायक होती है। प्रोटोकॉर्डेट जंतु जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। मैंने कहा किसी अवस्था में होनी चाहिए, सब में हो ऐसा जरूरी नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैलेनोग्लॉसस, ठीक है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा क्या है, अभी मैंने कहा कि कॉर्डेटा में क्या होता है, कॉर्डेटा में एक ऐसी संरचना पाई जाती है कठोर नली जैसी, जिसको हमने नोटोकॉर्ड कहा, ठीक है, नोटोकॉर्ड कहा। अब नोटोकॉर्ड कई बार क्या होती है, जैसे जैसे एनिमल बढ़ता है ये कठोर होके
आपके पीछे हाथ लगाओ, आपको एक लंबी सी रीढ़ की हड्डी दिख रही होगी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, है ना, हड्डी लंबी जैसी टुकड़े टुकड़े में बनी होती है। तो कई बार ये नोटोकॉर्ड जो है ये क्या बना देती है, रीढ़ की हड्डी बना देती है, रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है, जिसको कहते हैं कशेरुकी दंड। क्या कहते हैं, कशेरुकी दंड कहते हैं। जैसे हम में हो गई है, हम में भी नोटोकॉर्ड थी, लेकिन जब हम बेबी थे, मम्मा के पेट में थे ना, तब हम में नोटोकॉर्ड थी। अब हम में नोटोकॉर्ड नहीं है, हमारी नोटोकॉर्ड किस में बदल गई है, रीढ़ की हड्डी में बदल गई है। तो उनको हम रखते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर। और देखो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कशेरुका, क्यों, क्योंकि इसमें कशेरुकी दंड पाई जाती है। कशेरुकी दंड किसको कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डी को, ये पाई जाती है। इनमें वास्तविक मेरुदंड भी, और इस कशेरुकी दंड में एक पतली सी तंत्रिकाओं की नली होती है, इसको हम कहते हैं मेरुरज्जु या मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी ऐसे बनी होती है टुकड़ों टुकड़ों में। अब इसमें बीच में है ना एक नली जैसी संरचना है अंदर की तरफ, इसमें ऐसी नली जैसी संरचना में तंत्रिकाओं के ऐसे लंबे लंबे गुच्छे पाए जाते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। अंतःकंकाल पाया जाता है। जंतुओं में पेशीय वितरण अलग अलग होता है, पेशियां होती है हमें चलने के लिए, जो जो आप में दिख रहे हैं ना वो सारे है। द्विपार्श्व सम्मिति होते हो आप, वही दो भागों में बढ़ जाते हो। त्रिकोरकी होती है, उत्तक भी है, आपने टिश्यू भी है, अंग भी है, बहुत सारे, ठीक है। हालांकि आप ही नहीं आते इसमें, बहुत सारे दूसरे एनिमल आते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। आपको पूछ रख सकते हैं कशेरुकी जीवों के क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये 5 लक्षण है, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाए तो। नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, बता दी आपको क्या होती है। कशेरुकी दंड मतलब ये रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल कॉर्ड होनी चाहिए। त्रिकोरकी होनी चाहिए, वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। युग्मित क्लोम होने चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम हम में तो क्लोम नहीं है, होते हैं जब आप मम्मा के पेट में होते हैं। हमारा जो बेबी भ्रूण होता है ना, भ्रूण देखा है किसी ने, जब बेबी पूरा डेवलप नहीं होता ऐसा सा दिखता है, जब उसमें यहाँ पे ऐसे लाइंस देखना, गूगल सर्च कर लेना नहीं हो तो, ठीक है। ये ऐसी लाइंस होती है, ये रहे हमारे गिल्स, हम में भी होते हैं गिल्स मछलियों की तरह, लेकिन जब हम पूरे डेवलप नहीं हुए होते, पूरा इंसान जैसे नहीं बने होते, ऐसे चिपकली जैसे दिख रहे होते हैं अंदर मम्मी के पेट में, तब, ठीक है। देह गुहा भी होती है हम में, बॉडी कैविटी है, उसके अंदर सारे अंग है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। साइक्लोमेस्टा, देखो वर्टिब्रेटा को फिर 5 में बांट दिया है, 6 में, ठीक है, 6 में बांटा है। पिसीज, जलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी यानी कि मैमेलिया, ठीक है। इन सबको बांटते हैं। मैमेलिया में आते हो आप किस में आते हो, मानव। जो भी इंसान नहीं, जो भी जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो स्तनधारी में आता है। स्तन का मतलब होता है ब्रेस्ट, जिसमें बच्चे, मम्मी जो है बच्चे को दूध पिलाती है, वो सब स्तनधारी में आता है, ठीक है। पक्षी पता ही है, सरीसृप में सांप आ जाएंगे, जलधर में एम्फीबियन आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइक्लोमेस्टा। ये मछली जैसे दिखते हैं लेकिन मछली है नहीं, इनमें जबड़े नहीं होते, ऐसे जबड़े नहीं है इनमें। ईल जैसे दिखते हैं ये। ईल कैसी होती है अभी फोटो बताती हूँ। त्वचा चिकनी होती है, एकदम स्मूथ, चिकनी चिकनी स्टिकी। बाहरी परजीवी होते हैं, है ना, बाहरी परजीवी होते हैं। ये किसी ना किसी के चिपक जाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों के चिपक जाते हैं और उनसे खाना लेते हैं। दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। एग्जाम क्या है इनका, एग्जाम्पल है इनका पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। ये देखो ऐसे होते हैं ये गंदे से। ये देखो मछली है, मछली के चिपका हुआ है ये जो चिपका हुआ है ना काला काला, ये है साइक्लोस्टोमेटा। इसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा पीछे। ये ऐसे बड़ी वाली मछलियों के चिपक जाते हैं और उसका खून चूसते रहते हैं। मछलियां नहीं है ये, खुद मछलियां नहीं है, मछलियों के चिपकते हैं, ऐसे होते हैं। ये देखो ये रहा पेट्रोमाइजोन और ये मिक्सिन, ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर है पिसीज, इसमें आती है मछलियां। जितनी भी मछलियां हैं वो सब इसके अंदर आती है। अब मछलियों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं लिख दो। मछलियां तो देखी हुई है, मीठे पानी में भी रहती है, समुद्र में भी रहती है। त्वचा पे शल्क होते हैं, मछली को देखा, ऐसे बड़े बड़े स्केल्स होते हैं ना उस पे, काट ऐसे
प्लेट्स बनाते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं स्केल। मछली की पूंछ होती है जो तैरने में सहायक होती है, क्लोम होते हैं, है ना, यहाँ पे गिल्स होते हैं, कभी तो ढके हुए रहते हैं, कभी खुले भी दिखते हैं हमें। हृदय द्विवेशमी होता है, ये बात इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, बस ऐसे 2, ऐसे एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 कक्ष होते हैं हार्ट के अंदर। असमतापी होते हैं, असमतापी का मतलब क्या है, इनका जो शरीर का तापमान है वो बाहर के तापमान के साथ साथ बदलता रहता है। बाहर ठंडा हो गया तो ये भी ठंडी हो जाती है, बाहर गर्म हो गया तो ये भी गर्म हो जाती है, ऐसे, उसको बोलते हैं असमतापी। असम, सम का मतलब समान नहीं रहता, ये सम का मतलब होता है समान, ये असम है, मतलब एक जैसा नहीं रहता, बदल लेगा, बाहर बदला तो ये भी बदल जाएंगी, ऐसे। अंडे देती है, ठीक है। ये देखो जितनी भी मछलियां है वो सब कंकाल उपास्थि का भी बना हो सकता है, अस्थि का भी बना हो सकता है, ठीक है, दोनों ही चीजों का। उपास्थि क्या होती है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, कान वाली बताई थी ना, तो उपास्थि का भी हो सकता है, अस्थि का भी हो सकता है। मछलियां जितनी भी है सब इसके अंदर। फिर है जल स्थलधारी, इनको क्या बोलते हैं, उभयचर। एक और क्या नाम है इनका, एम्फीबिया। अब याद करो वो ब्रायोफाइटा जो मैंने आज ही पढ़ाया है। ब्रायोफाइटा में मैंने कहा था ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर हैं। क्यों कहा था, क्योंकि ये जो उभयचर है, देखो इनका नाम भी है जल स्थल चर, ये दोनों जगहों पे रहते हैं। जैसे मेंढक पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उभय। उभय का मतलब दोनों, चर का मतलब रहने वाला, और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं होते, ठीक है। इनमें क्या नहीं मिलेंगे आपको, स्केल्स नहीं मिलेंगे मछलियों की तरह। मछलियों पे वो मैंने आपको डिजाइन बना के बताया था ना, स्केल्स, वैसे नहीं है, सॉफ्ट होती है। मेंढक को देखा ही आपने। एक एक सबका एनिमल याद कर लो। अब एक मछली याद कर लो, मछली के सारे कैरेक्टर लिख देना। इसमें मेंढक याद कर लो, मेंढक के जो भी आपको दिखते हैं लक्षण वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। त्वचा सॉफ्ट होती है भाई, श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, चिपचिपा होता है, मेंढक हमेशा गीला सा दिखाई देता है। त्रिकक्षीय होता है, मछली में हमने कहा 2 कक्षक पाए जाते हैं, इसमें 3 होते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। यहाँ पे बाहर कंकाल नहीं होता क्योंकि ऊपर हमने कहा था कीटों में बाहर ऊपर से अलग से क्रिस्पी क्रिस्पी कड़क कड़क होते हैं। मेंढक ऐसा नहीं होता, गीला गीला सा पिचपिचा सा होता है ना, बाहर कंकाल नहीं होता, सिर्फ अंदर ही होती है इसकी हड्डियां। क्लोम और फेफड़ों से, मेंढक के बारे में आपने सुना ही होगा कि मेंढक जो है जब पानी में रहता है तो गिल्स से सांस लेता है ना, उसके क्लोम होते हैं, क्लोम का मतलब गिल, और जब गलफड़े भी कहते हैं हिंदी में, और फेफड़े यानी कि लंग्स, तो जब बाहर आता है, धरती पे आता है, स्थल पे, तब लंग्स से सांस लेता है, हमारी तरह, हमारे भी लंग्स है। तो ये जंतु स्थल और जल दोनों में रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल, मेंढक तो बता ही दिया मैंने, सिलामेंडर, ये देखो, ये भी चिपकली जैसा दिख रहा होगा लेकिन है नहीं है चिपकली, ये पानी में रहता है और जमीन पे भी रहता है, काला सा दिख ही रहा होगा, शक्ल से बद्दा लिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिलामेंडर सारे होते हैं। अब है सरीसृप, रेप्टाइल्स, सबके देखो हिंदी और इंग्लिश याद करने पड़ेंगे। रेप्टिलिया कहते हैं इनको क्योंकि ये रेंगते रहते हैं। इसका उदाहरण, एक एग्जांपल याद करा देती हूँ, सांप। सबके एक एक याद कर लो, उसी के हिसाब से कैरेक्टर लिखने हैं। ये भी असमतापी होते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर गए हैं मेंढक, ये भी असमतापी थे। इनका भी टेम्परेचर जो है बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। पानी में रहेंगे तो पानी जैसा रहेगा, स्थल पे रहेंगे तो स्थल जैसा रहेगा। असमतापी होते हैं ये भी, ठीक है। ये भी असमतापी है। इनको एक और नाम बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। हालांकि अब साइंस के अंदर ये वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन कई बुक्स में अभी भी लिखा होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इनका भी चेंज होता रहता है, बाहर ठंडा तो ये ठंडे हो जाएंगे, बाहर गर्म तो ये गर्म हो जाएंगे, है ना। इनका ब्लड का टेम्परेचर ऐसा हो जाता है। शल्क द्वारा ढका होता है। सांप को देखा आपने, केचुली उतारता है, इसका मतलब उस पे भी शल्क होते हैं। फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, जमीन पे रह रहे हैं, जो भी जमीन पे रहता है वो जनरली फेफड़ों या लंग्स से ही सांस लेता है, ठीक है, तो लंग्स होते हैं इनमें। त्रिकक्षी होता है, इनके पास भी भाई 3 कक्ष है हार्ट के अंदर। उसमें से देखो कक्ष के नाम बता देती हूँ मैं आपको। आलिंद होता है ऊपर वाले, तो
और नीचे वाले होते हैं वो निलय होते हैं। तो इसमें 2 आलिंद 1 निलय है। ये अंडे देते हैं, सांप अंडे देता है बिल्कुल। कठोर कवच वाले अंडे होते हैं और जल स्थल में इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती, इनको जल नहीं चाहिए, ये जमीन पे ही दे देते हैं। मगरमच्छ को देखा, मगरमच्छ भी इसी में आता है। कछुआ, केचुआ तो एनेलिडा में आता है, ये कछुआ वो भी इसी के अंदर आएगा। छिपकली वो भी इसी के अंदर आएगी, ठीक है। सारे सरीसृप के अंदर आते हैं, कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये देखो फोटोग्राफ, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सब सरीसृप हैं, जितने भी प्रकार के सांप। अब आ गए पक्षी। पक्षी के कैरेक्टर तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, बस वही लिखने हैं एक एक करके। अब शुरू कौन सी कहानी हो गई है, समतापी आ गए हैं। अब 2 ही हैं समतापी में, एक तो मेमेलिया और एक पक्षी वर्ग। इनका टेम्परेचर एक जैसा रहता है, बाहर कुछ भी हो, कहानी चल रही हो, हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर वही रखना है। तो इनका टेम्परेचर कैसा रहता है, समान रहता है। बाहर ठंड पड़ रही है, माइनस पे टेम्परेचर चल रहा है, इनका अभी भी गर्म है खून अंदर से, ठीक है। ऐसे ही हमारा भी रहता है, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सेम रहता है। 37 डिग्री रहता है तो 37 डिग्री रहता है। अगर नहीं रहता है तो फिर हम ओढ़ पहन लेते हैं, जैसे ठंड है तो भी स्वेटर पहन लिया, ठीक है। 4 कक्षी होता है, इनमें 4 कक्ष है, 2 ऊपर 2 नीचे। 2 ऊपर वाले आलिंद है, इनको आलिंद कहते हैं, और ये निलय है। नाम याद नहीं करने, बस ऐसे ही बता रही हूं, ठीक है। 2 जोड़े पैर होते हैं इसमें, नीचे वाले देखा पक्षी को, पैर और पंख भी होते हैं। 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। 2 जोड़ी 2 पैर होते हैं, ऐसे कर दो, और 2 पैर उड़ने के लिए, 2 पर होते हैं उड़ने के लिए, ये पंख का काम करते हैं। देखो इनके साइंस में पंख जैसी वैसे कोई चीज नहीं होती। हम कुछ भी साइंस के अंदर बोलते हैं तो जो नीचे पैर होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये पश्चपाद है, और ऊपर या आगे जो होते हैं उनको अग्रपाद कहते हैं। तो इनके क्या होते हैं, अग्रपाद जो है, जैसे हमारे तो हाथ बन गए हैं, इनके हाथ नहीं बने, इनके क्या बन गए, पंख बन गए हैं। ऐसे मछलियों में भी पंख बन जाते हैं। तो इनके उड़ने के लिए इनके पास पंख है। शरीर जो है वो परों से ढका हुआ है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, लंग्स है। शरीर धरती पे रह रहे हैं पक्षी, ठीक है, पानी में तो रहते नहीं, 1-2 पेंगुइन वगैरह है पानी में रहते हैं, लेकिन वो भी फुल्ली पानी में नहीं रहते, बाहर आते हैं, ठीक है। और स्तनधारी। अब आ गए हैं मेमेलिया। पक्षियों के लिख दोगे, पक्षियों में 1-2 कैरेक्टर और लिख सकते हो। इनकी हड्डियां देखो, हड्डियां कैसी होती है, इनकी खोखली होती है, तभी ये उड़ पाते हैं। हमारी हड्डियां क्या है, सॉलिड है। अगर आपने कभी कोई हड्डी देखी हो, बीच में छेद नहीं है, इनकी हड्डियां क्या खोखली रहती है, ऐसी नली जैसी, ऐसी बीच में गैप होता है। शरीर कैसा होता है इनका, धारा रेखित होता है, धारा रेखित, जिसको नौकाकार कहते हैं। मछली का भी ऐसा ही होता है ना, आगे से तीखा चोंच रहती है, आगे तो ऐसी, पीछे पूंछ रहती है। मछलियों में भी ऐसा ही रहता है, तीखापन रहता है इनके, तभी ये हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। अब है स्तनधारी, ये लास्ट है इसका, ठीक है। स्तनधारी में कौन आएगा, मेमेलिया। तो ये भी कैसे हैं, समतापी। अब मेमेलिया में कौन कौन आता है, जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे इंसान हो, है ना, हाथी हो, शेर हो, जितने भी आपने देखे सब मेमेलिया के अंदर आते हैं। अब सबके कुछ कुछ जो आपको कॉमन कैरेक्टर लगते हैं, मतलब आप में और शेर में, या आप में और बंदर में, या कुत्ते में जो जो समानताएं आपको दिखती है, वो सारी यहाँ पे लिखनी है। सारे इंसानों के कैरेक्टर मत लिख देना, क्योंकि खाली इंसान ही नहीं आते, ठीक है। ये 4 कक्षीय हृदय लेके घूम रहे हैं भाई, 4 है इनके पास, ऐसे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। वर्ग जंतु नवजात को पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां होती है। अभी मैंने कहा जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो दूध कैसे पिलाते हैं भाई, जो उनकी मदर होती है, मम्मी होती है, चाहे वो डॉग हो, शेर हो, जैसे मैंने कहा, वो उनके पास स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इससे दूध बनता है, ठीक है। तो ये दुग्ध ग्रंथियों की वजह से ही हमें किस में रखा हुआ है, मेमेलिया या स्तनधारियों में रखा हुआ है, ठीक है। पूछ लेते हैं, स्तनधारियों को मेमेलिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, और दुग्ध ग्रंथियों का ही इंग्लिश में नेम मेमरी ग्लैंड होता है।
मेमोरी ग्लैंड, इसीलिए इनको मैमेलिया और स्तनपायी कहते हैं। बाल होते हैं, देखो थोड़े थोड़े बाल सब पे मिलेंगे, आप में भी हैं, कम ही सही। श्वेत ग्रंथियां होती हैं, पसीना आता है आपको। तेल ग्रंथियां भी होती है, ऑयली स्किन हो जाती है, ठीक है। जंतु शिशु को जन्म देते हैं, सारे बच्चे देते हैं, तभी बच्चों को दूध पिला रहे, अंडे नहीं देते ये लोग, ठीक है, बच्चे देंगे। कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे जरूर देते हैं, एग्जाम्पल है इसका एकिडना, ये एक्सेप्शन है। एकिडना मैमेलिया के अंदर आता है लेकिन फिर भी अंडे देता है। एक ऐसी प्लेटिपस है, ये एक दो है जो अंडे देते हैं, बाकी सारे मैमेलिया जो है वो बच्चे देते हैं। तो एक याद कर लो, आपके लिए तो बहुत है, एक जो अंडे देता है। ये रहा एकिडना और प्लेटिपस, इसको एकिडना ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कंगारू जैसे कुछ स्तनधारियों में अविकसित बच्चे मार्सुपियन नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं होता। कंगारू को देखा आपने, बच्चों को ऐसे थैली में बिठा के रखता है ना, क्यों? उसके बच्चे जब तक पूरे डेवलप नहीं होते, विकसित नहीं होते, बाहर घूमने फिरने के लायक नहीं होते, वो थैली के अंदर ही पड़े रहते हैं। उस थैली को कहते हैं मार्सुपियन। उस थैली का क्या नाम है? मार्सुपियन। उसके अंदर बच्चा बैठा रहता है, देता वो भी बच्चे, अंडे नहीं देता, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं ना वो उतने डेवलप नहीं होते कि वो बाहर आ सके या जमीन पे रह सके, तो उसको वो थैली के अंदर रखता है जब तक कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाते, उसके बाहर आते हैं। ये देखो, ये रहे सारे मैमेलिया। मैंने कहा था कोई भी, डॉल्फिन भी मैमेलिया में आती है। कुछ स्पेशल जो आपको नहीं लगते कि मैमेलिया होंगे उनको तो कम से कम याद करो। देखो हाथी मैमेलिया है, कंगारू, गाय, मंगूस, जो नेवला आता है ना, वो नेवले और सांप की लड़ाई होती है, मंगूस वाली स्टोरी सुनी होगी आपने, नेवले वाली, ठीक है, ये मंगूस है। बंदर, गिब्बन, चिंपैंजी सब मैमेलिया में आते हैं। रैबिट, डॉल्फिन जो आप मछली समझ रहे होंगे, मछली नहीं होती डॉल्फिन, मैमेलिया के अंदर आती है। चमगादड़ जिसको आप पक्षी समझते हो शायद, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो भी मैमेलिया के अंदर आता है, क्योंकि इसमें भी मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड जिसमें भी होगी उसे हमें मैमेलिया में रखना है, ठीक है, और इन दोनों में मेमोरी ग्लैंड है। चूहा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, डॉग, सब मैक्सिमम जो अपने आसपास देखते हो, जैसे मैंने पहले कह दिया, जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सभी के सभी मैमेलिया में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट है, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, और आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई किया हो। लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया, इसका फीडबैक ज़रूर दें।